हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th एनसीईआरटी का एक और चैप्टर और उसका नाम है मानव स्वास्थ्य और रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट चैप्टर और इसको तैयार करेंगे एक एक लाइन। और ये तो स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले स्वास्थ्य यानी हेल्थ के लिए क्या बात बताई गई स्टूडेंट, किसे स्वस्थ माना जाए। तो स्टूडेंट इसके लिए गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, अच्छे तरल की परिकल्पना दी गई। साइंटिस्ट आए थे हिप्पोक्रेट्स स्टूडेंट, जी हाँ, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जिन्हें बोला जाता है। हिप्पोक्रेट्स ने और भारतीय आयुर्वेद तंत्र ने एक परिकल्पना, अच्छे तरल की परिकल्पना प्रस्तुत की और उन्होंने बोला कि हमारे शरीर में शारीरिक तरल जो है वो 4 शारीरिक तरल है। एक है बाइल यानी कि काला पित्त, और एक है पीला पित्त, एक है स्टूडेंट श्लेष्मा बलगम जिसे कहते हैं। और समझ में आ रही है मेरी बात आपको? ये तो स्टूडेंट 4 तरह के जो पित्त तरल दिए गए वो है रक्त, एक है बलगम, एक है काला पित्त, एक है पीला पित्त। उन्होंने कहा इस परिकल्पना के अंदर स्टूडेंट अच्छे तरल की परिकल्पना जो सबसे पहले दी गई स्वास्थ्य के संबंध में। स्वास्थ्य की परिभाषा, किसी व्यक्ति को स्वस्थ कब कहेंगे, जब उसमें इन चारों तरलों का संतुलन बना रहे शरीर में। अगर शरीर में चारों तरल का संतुलन बना है तो शरीर स्वस्थ है, व्यक्ति स्वस्थ है। यह परिकल्पना हिप्पोक्रेट्स ने दी और इसको समर्थन दिया भारतीय आयुर्वेद तंत्र ने। उन्होंने कहा कौन से शारीरिक तरल, 4 द्रव बताए गए जो शारीरिक तरल में गिने, बलगम यानी कि श्लेष्मा, इसके अलावा रक्त, इसके अलावा काला पित्त और पीला येलो यानी कि पीत पित्त। स्टूडेंट ये ला, अब स्टूडेंट मैं आपसे जो बात कह रहा हूं उसको सुनना। उन्होंने इस पर एक एग्जाम्पल दिया कि जिन व्यक्तियों में काला पित्त की मात्रा बढ़ जाती है उनका शरीर गर्म हो जाता है और उन्हें बुखार आ जाता है, हाई फीवर पर्सनैलिटी कहलाते हैं वो। जी हाँ स्टूडेंट, इस चीज को इन्होंने बताया। तो मैं जरा पहली टॉपिक को दे रहा हूं, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना स्टार्ट। अच्छे तरल की परिकल्पना, जो लाइन में आपसे इंपॉर्टेंट बताऊं इसमें उसको अपनी कॉपी में नोट भी करना है आपको। तो पहला पॉइंट आया कि अच्छे तरल की परिकल्पना जो टॉपिक हम दे रहे हैं स्टूडेंट, ये क्या है। फर्स्ट पॉइंट ये रहा और इसको प्रदान किया हिप्पोक्रेट्स ने स्टूडेंट, चिकित्सा का जनक जिसे कहते हैं, और इसका समर्थन दिया भारतीय आयुर्वेद तंत्र ने। मेरी ये बात क्लियर हो गई है। अब इस परिकल्पना ने क्या कहा, इसने कहा शरीर में 4 प्रकार के शारीरिक तरल होते हैं। एक लंबे समय तक स्वास्थ्य को, हेल्थ को यह माना गया कि शरीर और मन में यस स्टूडेंट देह के कुछ तरलों का संतुलन बना रहेगा, तब जाके शरीर संतुलित होने के कारण, इन तरलों का संतुलन होने से शरीर स्वस्थ है। कौन से तरल, पीला पित्त, काला पित्त, श्लेष्मा और रक्त। स्टूडेंट 4 तरल उन्होंने सपोर्ट करने के लिए बोला कि काले पित्त, ब्लैक बाइल वाले व्यक्ति गर्म व्यक्तित्व वाले होते हैं और उन्हें बुखार आता है। स्टूडेंट थ्योरी दे दी। फिर आया साइंटिस्ट विलियम हार्वे, जिन्होंने इस अच्छे तरल परिकल्पना को बिल्कुल बेकार बता दिया। उन्होंने अपनी इस थ्योरी को उन्होंने बोला कि शरीर में, पूरे शरीर में तापमान समान रहता है। जी हाँ, उन्होंने स्टूडेंट परिसंचरण तंत्र की स्थापना करी और उसकी खोज करी, आविष्कार करा विलियम हार्वे ने। और उन्होंने प्रयोगात्मक विधि अपनाते हुए रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की। थर्मामीटर के द्वारा स्टूडेंट उन्होंने उपयोग किया और काले पित्त वाले व्यक्तियों का भी तापमान नापा जो कि समान मिला। उन्होंने कहा ये लाइन बिल्कुल गलत है। यस स्टूडेंट, सामान्य और बताया कि अच्छे तरल की परिकल्पना गलत है स्टूडेंट। तो हिप्पोक्रेट्स ने अच्छे तरल की परिकल्पना दी और विलियम हार्वे ने उस परिकल्पना को खंडित कर दिया। स्टूडेंट थर्मामीटर का उपयोग करके काले तरल वाले व्यक्ति का तापमान भी समान पाया, जबकि उन्होंने कहा था ये। तो ये हमारे पास पहला इंट्रोडक्शन यानी बात थी। अब आएगी स्टूडेंट पॉइंट नंबर 1 और वो ये है कि वाकई में हेल्थ, स्वास्थ्य किसे कहते हैं, हम किसे मानते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति है। मैं बताऊं, हम ये सोचते हैं स्वस्थ का मतलब है कि शारीरिक रूप से बिल्कुल सही, कोई बीमारी नहीं है मुझे, मतलब मैं स्वस्थ हूं। रॉन्ग, ये तथ्य बिल्कुल गलत है। हेल्थ की डेफिनेशन है, हेल्थ का मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, तीनों रूप से व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे कोई रोग नहीं है तो मैं स्वस्थ हूं, नहीं, बिल्कुल रोग नहीं है तो आप शारीरिक रूप से स्वस्थ है ना, पर मानसिक, आपको मानसिक के अंदर तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप स्वस्थ नहीं, आपका दिमाग नहीं लग रहा कहीं और। श्योर, तो वाकई में हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या मानोगे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और स्टूडेंट अगला सामाजिक रूप से हमें जो है स्टूडेंट स्वस्थ होना चाहिए। तो स्वस्थ का अर्थ मात्र ये नहीं है कि रोग की अनुपस्थिति या शारीरिक स्वस्थता। फिर क्या अर्थ है इसका? मतलब है पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक
और सामाजिक स्वस्थ होना स्टूडेंट, तब जाके आप स्वास्थ्य को परिभाषित कर सकते हो। डन। अब बात आती है स्टूडेंट कि स्वास्थ्य को कौन कौन से प्रभावित करता है। पहला पॉइंट तो स्टूडेंट अनुवांशिक विकार, अनुवांशिक रूप से। जी हाँ, ऐसी बीमारियां जो बच्चे को जन्म से मिल जाए तो फिर वो हमेशा स्वस्थ रहेगा ही नहीं, बीमार ही रहेगा। जी हाँ, माता पिता से जो उसमें आती है, जन्म से जो बच्चे के साथ होती है, तो एक तो स्टूडेंट अनुवांशिक विकार लेकर अगर कोई बच्चा आया तो भी स्वस्थ होगा ही नहीं। वे अपूर्णता जिनको लेकर बच्चा जन्मता है, और अपूर्णता जो बच्चे को जन्म से माँ बाप से वंशागत रूप से मिलती है, अनुवांशिक। दूसरा, पैदा होने के बाद बच्चे में कोई संक्रमण हो जाए। हमारे पैदा होने के बाद स्टूडेंट हमारे जीवन में हमें जब भी संक्रमण होगा तो हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ाएगा, यानी कि इन्फेक्शन। सेकंड पॉइंट। तीसरा, हमारी जीवन शैली स्टूडेंट, हमारा भोजन संतुलित आहार नहीं ले रहे, योगा विश्राम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, जो पानी पी रहे हैं वो दूषित भोजन दूषित जल से बहुत ज्यादा रोग होते हैं। ये सब स्टूडेंट जीवन शैली, लाइफ स्टाइल। तो स्टूडेंट दूसरा पॉइंट है जो स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, संक्रमण। पहला तो अनुवांशिक विकार, दूसरा संक्रमण, और तीसरा आ गया जीवन शैली। जो खाना हम खाते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो विश्राम, जो व्यायाम, जो स्वभाव, ये सब स्टूडेंट हमारे शरीर को प्रभावित करते। तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक पूछे तो 3 हो गए, अनुवांशिक विकार, संक्रमण, जीवन शैली। अब स्टूडेंट बात यह है कि आप अपनी गुड हेल्थ को, अच्छे स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन कर सकते हो। पहला पॉइंट है स्टूडेंट, संक्रमण से बचा जाए तो व्यक्तिगत रूप से स्वच्छता होनी चाहिए, 1, संतुलित आहार लेना चाहिए, 2, योगा एक्सरसाइज करनी चाहिए, 3, टीकाकरण का ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट। बच्चे को पैदा होने के बाद अगर उसका वैक्सीनेशन टीकाकरण प्रॉपर है तो कई बीमारियों से मुक्त हो गया हो। जी हाँ, ये आसपास के एरिया में स्वास्थ्य होना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता तो अलग है कि नहाना, अपनी साफ सफाई, लेकिन आसपास के एरिया में होनी चाहिए स्टूडेंट, कि जितने भी वाहक जनित रोग होते हैं वो सब आसपास की गंदगी से तो आते हैं स्टूडेंट। जी हाँ, मलेरिया हो चाहे, ठीक है। तो ये सब वो तरीके हैं जिनसे आप अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो अच्छे स्वास्थ्य को मेंटेन यानी प्राप्त करने के तरीके अगर आपसे पूछूं तो संतुलित आहार बिल्कुल, व्यक्तिगत स्वच्छता बिल्कुल, रोज एक्सरसाइज, योगा, यस, रोगों के बारे में जागरूकता, हमें पता होना चाहिए ये चीज करने से ये रोग हो सकता है, जब तो हम उस चीज को नहीं करेंगे। टीकाकरण, जी हाँ, आसपास के एरिया में स्वच्छता या समुचित निपटान, जो वेस्ट निकलते हैं उनका ढंग से, ताकि उनसे बीमारी न फैले स्टूडेंट। रोग वाहकों का नियंत्रण, मलेरिया रोग के लिए आसपास के एरिया में मच्छर नहीं आने चाहिए, ये लोग, या सब खाने पीने के संसाधनों का स्वच्छ रख रखाव, ये सब। तो स्टूडेंट ये सब वो तरीके हैं, दोबारा बोल रहा हूं, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन कौन से तरीके, संतुलित आहार, टीकाकरण, रोज एक्सरसाइज और योगा, ठीक है स्टूडेंट, खुद की स्वच्छता, इसके अलावा स्टूडेंट वाहक नियंत्रण करवाना, ठीक है, खाने पीने की चीजों का समुचित निपटारण होना चाहिए स्टूडेंट, रख रखाव, स्वच्छ, अपशिष्टों का समुचित निपटारण, रोगों के प्रकार में जागरूकता, ये डन। तो मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट बोल रहा हूं एनसीईआरटी के बेस पे, बढ़िया तैयार। और अब आएगा स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, रोग क्या होता है, डिजीज हो गई तो क्या होती है स्टूडेंट। ध्यान से सुनना, उसके बाद बात करेंगे। मेरी बात को ढंग से लेना स्टूडेंट। रोग का मतलब क्या? रोग का मतलब होता है स्टूडेंट शरीर के किसी अंग या एक से ज्यादा अंगों का प्रभावित हो जाना, उसे कहते हैं डिजीज होना। जब शरीर के एक या अधिक अंगों या तंत्र के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो इसे रोग कहा जाता है स्टूडेंट, जिसमें कि हमें सिम्टम्स मिलेंगे, कैरेक्टर्स मिलेंगे, चिन्ह और लक्षण प्रकट हो। तब मेरे शरीर का कोई अंग या एक से ज्यादा अंग व तंत्र अगर उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा, इसका मतलब मैं बीमार हूं, रोगी हूं, मुझे रोग हो गया है, जिसके लक्षण दिखेंगे स्टूडेंट। जी ये पॉइंट। अब पॉइंट नंबर 1 के बाद पॉइंट नंबर 2 आता है, रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो आज के बाद रोग 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जन्मजात रोग, इंग्लिश में कॉन्जेनाइटल डिजीज, और एक होता है उपार्जित रोग, इंग्लिश में एक्वायर्ड डिजीज। दोबारा बोल रहा हूं, जन्मजात रोग उन्हें वही पहले ही बता दिया, जो जन्म से हमारे में आ जाए स्टूडेंट। जी हाँ, बच्चे के जन्म के बाद ही उसमें अगर कोई बीमारी हो तो उसे जन्मजात रोग के नाम से जाना जाएगा। हीमोफीलिया नाम आपने सुना होगा रोग, सिकल सेल एनीमिया आपने सुना होगा, टर्नर सिंड्रोम आपने सुना होगा। ये कभी भी पैदा होने के बाद नहीं आते स्टूडेंट, अनुवांशिक विकार है, ये जन्मजात रोग है। जी हाँ, अब स्टूडेंट अगला पॉइंट आता है उपार्जित रोग। उपार्जित रोग उन्हें कहते हैं जो पैदा होने के बाद बच्चा लेता है, जो जन्म से कभी नहीं आता है स्टूडेंट। जी हाँ, जोरदार पॉइंट। अब ये तो दोबारा देखिएगा, रोग के प्रकार, पहला जन्मजात, इंग्लिश में कॉन्जेनाइटल, जो
जन्म से, ये अनुवांशिक विकार द्वारा आते हैं। उपार्जित रोग ये जन्म के बाद प्रकट होते हैं स्टूडेंट, श्योर जन्म के बाद प्रकट होंगे। अब जैसे मलेरिया रोग है किसी को होगा, वो जन्म के बाद होगा, वो उपार्जित है। अब सुनना स्टूडेंट, उपार्जित रोग भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संक्रमणकारी और एक असंक्रमणकारी, इंग्लिश में कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। जी हाँ स्टूडेंट, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोगों को संक्रमणकारी रोग कहा जाता है। डबल स्टार, एक बार और बोलने दो, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग संक्रमणकारी रोग कहते हैं। मुझे जुकाम हो गया, मैं छींका, आपके भी आ गया। जी हाँ स्टूडेंट, जी मलेरिया किसी को हुआ, उसी व्यक्ति को मच्छर ने काटा, दूसरे को काटा, चला गया उसमें स्टूडेंट, ये होता है संक्रमणकारी रोग। एड्स संक्रमणकारी, सबसे घातक संक्रमणकारी रोग एड्स में गिना जा रहा है। और एक ही व्यक्ति में रहे सीमित, उससे दूसरे को ना जाए, वो असंक्रमणकारी रोग होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल, नॉन इन्फेक्शियस स्टूडेंट। डबल स्टार, बिल्कुल यह। अब आपने बोला सर जैसे किसी चीज से किसी को एलर्जी है, तो वो एलर्जी उसी में उस चीज से, दूसरे को नहीं है स्टूडेंट उससे। मान लीजिए मुझे कोई विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग है, तो स्कर्वी मेरे में रहेगा। कैंसर, कैंसर असंक्रमणकारी रोग है। डबल स्टार, कैंसर असंक्रमणकारी रोग है। किसी चीज की कमी से होने वाली बीमारियां, विटामिन की कमी से, कुपोषणता की कमी से, सब होने वाली बीमारियां असंक्रमणकारी होती हैं। जी हाँ स्टूडेंट, किसी को रतौंधी है, किसी को स्कर्वी है, सब उसी में रहेगी, फैलेगी नहीं एक से दूसरे में। डबल स्टार, हाँ या ना? तो ये तो आज के बाद स्टार्ट। उपार्जित रोग दो प्रकार के होते हैं, आपने कहा सर बताओ ना। यह पहला संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल या संचारी रोग के नाम से बुलाया जाएगा, इन्फेक्शियस डिजीज। श्योर, ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचारित हो जाते हैं, इन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। ये बहुत आराम से आपको मिलेंगे जगह जगह, कभी ना कभी सब शिकार हुए एक दूसरे से। अगला एग्जाम्पल, जितने भी वायरस रोग है, जीवाणु जनित रोग है, प्रोटोजोआ के रोग है, हेलमिंथीज रोग है, सब इसी में आएंगे स्टूडेंट। जी हाँ, कवक, तो जितने भी डिजीज हम, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज, प्रोटोजोअन डिजीज, इसके अलावा हेलमिंथीज डिजीज, सब संक्रमक। अब असंक्रमणकारी या असंचारी रोग या गैर संचारी या संक्रामक रोग, ये रोग एक ही व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित नहीं होते और उसी व्यक्ति में सीमित रहते हैं। आपने कहा कौन से? मैंने कहा कैंसर, मैंने कहा एलर्जी किसी चीज से है, मैंने कहा स्टूडेंट कैंसर, एलर्जी, न्यूनता डेफिशिएंसी रोग, विटामिन की कमी से रोग होने वाला, अपक्षय रोग। जी हाँ, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की डिजीज है, तो वो उसी के अंदर है। उस व्यक्ति के साथ बैठने से, खाना खाने से थोड़ी हार्ट की डिजीज हमारे में आ गई। किडनी की बीमारी, किसी को डायबिटीज है, तो डायबिटीज उसी व्यक्ति में है। डबल स्टार, हाँ या ना? पर स्टूडेंट अगर किसी को मैं आपसे कहूं निमोनिया है, तो उसके छींकने खांसने से आप में आ जाएगा। ये लो साहब उसके पास। किसी को एड्स है, तो एड्स संक्रामक रोग है, कैंसर असंक्रामक रोग है, एलर्जी असंक्रामक रोग है, रतौंधी डायबिटीज असंक्रामक रोग है, हाँ या ना? पर मलेरिया संक्रामक रोग है, टाइफाइड संक्रामक रोग है, वायरस रोग संक्रामक है। या स्टूडेंट, असंक्रामक रोगों में से कैंसर मृत्यु का प्रमुख कारण है। एड्स जैसे कुछ संक्रामक रोग घातक होते हैं। डबल स्टार, तो मैंने आपको स्टूडेंट डिजीज के टाइप बताए, एक बार और बोलने दो। रोग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जन्मजात रोग, एक होता है उपार्जित रोग। जन्मजात रोग जन्म से ही साथ होता है स्टूडेंट, या यह अनुवांशिक विकार के कारण होता है। हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, टर्नर सिंड्रोम, ये जन्मजात रोग के उदाहरण हैं। उपार्जित रोग बच्चे के पैदा होने के बाद वो अर्जित करता है, जन्म से उसके साथ नहीं आता। स्टूडेंट, ये दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। संक्रामक को संचारी भी कहते हैं, असंक्रामक को गैर संचारी कहते हैं। संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चले जाते हैं। जीवाणु जनित रोग, वायरस रोग, कवक जनित रोग, प्रोटोजुआ के रोग, हेलमिंथीज कृमि संक्रमित रोग, ये सब संक्रामक में आते हैं। और असंक्रामक रोग एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, उसी व्यक्ति में सीमित रहते हैं। असंक्रामक रोग के उदाहरण एलर्जी, असंक्रामक रोग के उदाहरण एलर्जी, कैंसर, न्यूनकारी रोग, अफासी रोग, डायबिटीज, रतौंधी, किसी को मोतियाबिंद है, ये सब असंक्रामक रोग है। डन। तो रोग के प्रकार क्लियर करें स्टूडेंट।
जरा इसको फ्लो चार्ट में बता दूं। रोग जन्मजात यानी अनुवांशिक विकार, उपार्जित इंग्लिश में एक्वायर्ड। उपार्जित दो प्रकार के, संक्रामक, असंक्रामक, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल कैंसर, एलर्जी, डेफिशिएंसी डिजीज, डिजेनरेटिव डिजीज। श्योर। अगला बात करूं संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल, जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ रोग, हेलमिंथ्स, कवक जनित रोग। अब इसमें चाहो तो एनसीईआरटी को लेना तो एनसीईआरटी ले लो। एनसीईआरटी ने जीवाणु जनित में 2 रोग दिए हैं और वह है टाइफाइड, निमोनिया, दोनों इसमें आ गए। ये पकड़ो आप टॉपिक। एनसीईआरटी ने वायरस जनित में दिया है, सामान्य जुकाम, एड्स, ये आ गया। प्रोटोजोआ में एनसीईआरटी ने 2 रोग दिया, अमीबियासिस और मलेरिया, संक्रामक। हेलमिंथ्स में एनसीईआरटी ने 2 रोग दिए, एस्केरियासिस, फाइलेरियासिस, इन सबको पढ़ेंगे हम। और एक होता है स्टूडेंट, यस, ये कवक जनित रोग, रिंगवर्म वाला, दांत खाज खुजली, वो ये रहा। तो डबल स्टार के साथ एक टॉपिक रोग के प्रकार कंप्लीट हुआ। श्योर। तो अभी तक मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन दिया, पहले दिया कि स्वास्थ्य के लिए स्टूडेंट सबसे पहले अच्छे तरल की परिकल्पना हिप्पोक्रेट्स ने दी, फिर उसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया, हटा दिया, वो विलियम हार्वे ने परिसंचरण तंत्र की खोज के द्वारा। फिर स्टूडेंट स्वास्थ्य की परिभाषा आई, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के तरीके हुए, वो ले लिए मैंने। और अब रोग के प्रकार मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। मुझे लग रहा है यहां तक डन। श्योर। चलो, रोग के प्रकार पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, पैथोजन यानी रोगजनक। जो रोग करते हैं उन कारकों को कहते हैं पैथोजन। श्योर। अब उसमें चाहे बैक्टीरिया बोलो, कॉमन नेम है जीवाणु, वायरस, श्योर, विषाणु जिन्हें कहते हैं प्रोटोजोआ, कवक, ये सब जिनसे रोग होता है, रोग करने वाले कारक पैथोजन रोग कारक कहलाते हैं। जो शरीर में किसी भी तरीके से प्रवेश करे, चाहे वो भोजन के द्वारा करे, जल के द्वारा करे, चाहे छींकने खांसने से वायु के द्वारा प्रवेश करे सांस लेने में, या फिर स्टूडेंट वाहक यानी मच्छर के काटने से प्रवेश करे। प्रवेश करने के बाद वो शरीर में जाके पहले अपनी संख्या बढ़ाते, क्योंकि वो जाते तो बहुत कम है और उतने कम रोग वाहक से, कारक से कभी भी बीमार नहीं हो सकते। तो सबसे पहले वो जाने के बाद कुछ दिनों में अपने गुणन करके अपनी संख्या में बढ़ोतरी करते हैं। आप सुन रहे मेरी बात? और संख्या में बढ़ोतरी करने के बाद हमारे शरीर की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। तो हम पैथोजन टॉपिक पढ़ेंगे स्टूडेंट। रोगजनक, जीवों के कारण होने वाले रोगों को रोगजनक आता है स्टूडेंट। जैसे कि जिनके कारण रोग हो रहा है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, कवक हो गया, कृमि हो गए, सब हो गए स्टूडेंट। रोगजनक हमारे शरीर में कई तरीके से प्रवेश कर सकता है। उसके बाद वो क्या करता है, अपनी संख्या में वृद्धि करता है। उसके बाद हमारे सामान्य क्रियाओं में बाधा पहुंचाता है। डन। ये होता है स्टूडेंट। अब पॉइंट ये आया कि कई तरीके से प्रवेश कर सकता है, तो आखिर संक्रमण का तरीका क्या है? रोगजनक शरीर में प्रवेश किस तरीके से कर सकता है? डबल स्टार पहला तरीका, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, 100% आता है नीट के अंदर, बढ़िया क्वेश्चन बन के आता है, तो सुन लो। पहला तरीका, वायु जनित रोग। ऐसे रोग जो ड्रॉपलेट इंफेक्शन यानी कि थूकने से, यानी कि वायु के द्वारा अंदर शरीर में प्रवेश करें, उन्हें वायु जनित रोग कहते हैं। जो जनरली शरीर के श्वसन मार्ग और लंग्स, फेफड़े को प्रभावित करते हैं स्टूडेंट। इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति जिसको वो रोग है, वो छींकेगा, खांसेगा, तो उसके रोग के जो पैथोजन है, रोगजनक है, रोग कारक है, वो हवा में आ जाएंगे और वहां आसपास खड़े हुए स्टूडेंट दूसरे व्यक्ति को वो सांस में चले जाएंगे और उसके साथ शरीर में प्रवेश करेंगे। तो वायु जनित रोग। वायु जनित रोग में आप किसी का भी नाम ले सकते हैं स्टूडेंट। निमोनिया, यस सर। जुकाम, यस सर। अभी बड़ा पॉपुलर चल रहा है कोरोना, यस सर, तभी तो मास्क लगाओ। तो कोरोना हो गया, ये सब वायरस जनित रोग। और ये वायु जनित एयरबोर्न डिजीज, इंग्लिश में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मतलब छींकने खांसने से बाहर आएंगे और फिर दूसरा व्यक्ति उनको अपनी सांस में ले ले, तो वायु से एक से दूसरे व्यक्ति में चलेगा। आपने बोला कौन कौन सा? मैंने कहा निमोनिया, मैंने कहा सामान्य जुकाम, हाँ या ना, मैंने कहा कोरोना, कोविड-19। ये तो स्टूडेंट एक मोड। दूसरा मोड होता है स्टूडेंट ऐसे रोग जो स्टूडेंट दूषित जल और भोजन से जाए। दूषित जल और भोजन से, जी हाँ, तो ऐसे रोग हो जाएंगे जो कि गंदा खाने या पानी उसके अंदर होते हैं और वो चले गए। तो दूषित जल और भोजन से, और वो जनरली इंटेस्टाइन पर आक्रमण करते हैं। संक्रमित भाग उनका इंटेस्टाइन होता है। आपने कहा एग्जाम्पल, मैंने कहा टाइफाइड, बोलिए
हाँ या ना? टाइफाइड उसी तरीके का रोग है स्टूडेंट जो दूषित जलो भोजन से हो रहा है। अमीबियासिस, जी हाँ। एस्केरियासिस, जी हाँ, ये वो रोग हैं जो दूषित जलो भोजन से होते हैं। अगला आ गया स्टूडेंट वाहक के कारण, मच्छर के काटने से होने वाले रोग, मच्छर की वजह से वो रोग चले जाएंगे। तो वाहक के कारण होने वाले वेक्टर, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछते हैं। फेमस नाम मलेरिया, पर दूसरे डिजीज हाथी पांव रोग, फिलीरियासिस जिसे आप कहते हो, वाहक के कारण होता है स्टूडेंट। श्योर। डेंगू बड़ा कॉमन नेम है स्टूडेंट, डेंगू, ध्यान से सुनना आप जो मैं बोल रहा हूं। डेंगू बीमारी वाहक के कारण होती है। चिकनगुनिया, यह भी मच्छर के काटने से, डेंगू। इसके अलावा स्टूडेंट हाथी पांव रोग, एलिफेंटियासिस जिसे हम कहते हैं, बोलिए हाँ या ना? या मलेरिया, ये सब वो बीमारियां हैं जो वाहक के कारण होंगी। इसके अलावा एक और होता है स्टूडेंट लैंगिक संचरित रोग, जो संक्रमित व्यक्ति के साथ सेक्स यानी कि जो है सेक्स करने पर आते हैं स्टूडेंट, लैंगिक संपर्क रखने पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते हैं। आपने सुने होंगे गोनोरिया, सिफिलिस स्टूडेंट, ये बीमारियां, एड्स, ये वो रोग है जो लैंगिक संचरित रोग है। तो जरा संक्रमण के तरीके पूछे जाए, संक्रमण का प्रकार, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो सर वायु जनित रोग, ओके सर। वाहक के कारण होने वाले रोग, ओके सर। दूषित जलो भोजन के कारण, ओके। लैंगिक संपर्क के कारण, ओके। सो स्टार्ट। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट, संचरण की विधियां, रोग संचरण की विधियां। पहला वायु जनित रोग या एयरबॉर्न डिजीज, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जिन्हें कहते हैं, जो कि संक्रमित व्यक्ति के छींकने खांसने से वायु में आ जाते हैं उसके रोग जनक, और फिर दूसरा व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, उनको वायु से अंदर ले लेता है सांस में। एग्जाम्पल निमोनिया, एग्जाम्पल जुकाम। वाहक जनित रोग, वाहक जनित रोग वेक्टर बॉर्न डिजीज के नाम से बुलाए जाएंगे स्टूडेंट, जी हाँ। वाहक जनित में मलेरिया, फिलेरियासिस हाथी पांव, डेंगू, चिकनगुनिया, डबल स्टार। दूषित जलो भोजन से टाइफाइड, अमीबियासिस, एस्केरियासिस, लैंगिक संभोग से एड्स, गोनोरिया, सुजाक, हेपेटाइटिस बी, ये सब उससे। तो डबल स्टार के साथ आज कोई बोले कौन किससे होता है, हर बार क्वेश्चन आता है। मैंने कहा टाइफाइड दूषित जलो भोजन से, मैंने कहा एड्स लैंगिक संपर्क से, मैंने कहा साहब अमीबियासिस दूषित जलो भोजन से, मैंने कहा डेंगू वाहक जनित रोग मच्छर के काटने से, मैंने कहा निमोनिया वायु जनित रोग एयरबॉर्न डिजीज, मैंने कहा साहब एस्केरियासिस दूषित जलो भोजन से, मैंने कहा चिकनगुनिया वाहक जनित रोग, मैंने कहा हाथी पांव रोग वाहक जनित रोग, मैंने कहा सुजाक लैंगिक संपर्क से, सामान्य जुकाम वायु जनित रोग, कोरोना कोविड-19 वायु जनित रोग, हाँ या ना? तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक जोरदार अभी तक का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब जो हम स्टार्ट करेंगे एक एक करके टॉपिक, उसमें पहले लेंगे स्टूडेंट वो है जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिजीज। अब जीवाणु जनित रोग के अंदर स्टूडेंट टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, प्लेग, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, आपने नाम सुने, ये सब जीवाणु जनित रोग है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। एनसीईआरटी में दो टॉपिक दिए हैं, एक का नाम है टाइफाइड, एक निमोनिया। इन दोनों को हम लेते हैं पहले स्टूडेंट। तो सबसे पहले जो जीवाणु जनित रोग आएगा स्टूडेंट हमारा टॉपिक वो है टाइफाइड, आंत ज्वर के नाम से बुलाया जाता है स्टूडेंट। तो स्टार्ट करने जा रहा हूं टाइफाइड टॉपिक। फर्स्ट ये पहला रीजन पैथोजन यानी कि रोगाणु कौन है इसका, और इसका रोगाणु है साल्मोना टाइफी बैक्टीरिया। टाइफाइड एक जीवाणु जनित रोग है और यह साल्मोना टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होता है स्टूडेंट। ये बैक्टीरिया स्टूडेंट दूषित जलो भोजन से जाता है, जी हाँ, दूषित जलो भोजन से बैक्टीरिया जाता है और उसके बाद इंटेस्टाइन में यानी आंत्र में पहुंचता है स्टूडेंट। आंत्र से ये स्टूडेंट रक्त में आता है, आंत्र को भेद कर ये रक्त में आता है इसका जीवाणु, और फिर शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त द्वारा पहुंचा दिया जाता है। तो टाइफाइड में अगर कोई बोले कि टाइफाइड का कारक, तो एक जीवाणु है साल्मोना टाइफी बैक्टीरिया जीवाणु। दूसरा स्टूडेंट इसका संक्रमण का तरीका पूछे तो जवाब जाएगा यह संक्रमित होता है स्टूडेंट दूषित जलो भोजन से। संक्रमित व्यक्ति का जो मल होता है वो स्टूडेंट जब मल बाहर आता है तो उस मल के अंदर ये जीवाणु होते हैं और वो जीवाणु जो है स्टूडेंट सब्जी फल पानी द्वारा उसके द्वारा सामान्य व्यक्ति के अंदर उसके आंत्र में चले जाते हैं। आगे की बात आएगी स्टूडेंट
इस बीमारी का लक्षण क्या है। इस बीमारी में सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट बुखार, और भी लगातार बुखार बने रहना। उच्च ज्वर रहता है स्टूडेंट, बहुत तेज बुखार आता है जो लगातार बना रहता है। ऐसा नहीं कि बुखार आया फिर 8-10 घंटे नहीं आ रहा फिर आएगा, नहीं, लगातार हमेशा बुखार बना रहेगा। सर दर्द रहेगा, ये किसके अंदर है स्टूडेंट, आमाशय के अंदर स्टूडेंट। इनफैक्ट संक्रमण होने के कारण आमाशय में पेट में दर्द रहेगा, कब्ज रहेगा, ये सब इस बीमारी के लक्षण है। ठीक है, टाइफाइड। तो आइए मैं कुछ बात करता हूं, आपको स्टार्ट करता हूं। पहला पॉइंट, रोगजनक साल्मोनेला टाइफी जीवाणु, क्लियर हो गया। संक्रमण का तरीका, दूषित जल और भोजन स्टूडेंट हो गया। छोटी आंत में प्रवेश करता है और वहां से रक्त द्वारा शरीर के अन्य भागों में पहुंच जाता है, बिल्कुल सही, डन, ये हमने पढ़ लिया। अब लक्षण पढ़ते हैं स्टूडेंट इसके। इसमें लगातार उच्च ज्वर होगा, 39 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड का ये तापमान स्टूडेंट। शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी आएगी, आमाशय में दर्द होगा, स्टमक पेन जिसे कहते हैं, कब्ज रहेगा स्टूडेंट, सर दर्द रहेगा, भूख नहीं लगना, ये सिम्टम्स है। एक बार और इसके सिम्टम्स की बात कर लेता हूं स्टूडेंट। एक बात और आपको बताता हूं, वो ये है कि जीवाणु आंत्र को भेदित करके जब रक्त में जाएगा तो ये लंबे समय तक होने के कारण आंत्र छिद्रित होने लगती है, इंटेस्टाइन में छिद्रित होने के कारण डेथ भी हो जाती है कई बार टाइफाइड से। यह तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, यानी गंभीर मामलों में आंत्र में छेद हो जाते हैं और मृत्यु भी हो सकती है स्टूडेंट। ये हो गया। टाइफाइड का परीक्षण, जो चेक करने का जो टेस्ट है वो है विडाल टेस्ट कहलाता है, डबल स्टार के साथ, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। विडाल टेस्ट ये लीजिए, ये एक ब्लड टेस्ट होता है जिससे टाइफाइड का पता चलता है। डॉक्टर लेता है टाइफाइड का टेस्ट करवा लीजिए, वो विडाल टेस्ट लिखता है, श्योर। ये है कुछ पॉइंट्स। तो टाइफाइड, कुछ मैं सेलेक्टेड पॉइंट बोल रहा हूं, एक बार फिंगर पे टाइफाइड टॉपिक को तैयार कर लो। और वो है स्टूडेंट, टाइफाइड एक जीवाणु जनित रोग है। इसके रोगाणु का नाम साल्मोनेला टाइफी जीवाणु है। इसमें संक्रमण का तरीका दूषित जल और भोजन है। इसमें संक्रमित भाग आंत्र है। टाइफाइड का जीवाणु आंत्र में, छोटी आंत्र में आता है और फिर रक्त द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है। इसका लक्षण इंपॉर्टेंट, उच्च ज्वर बने रहना, कमजोरी, कब्ज, आमाशय में पीड़ा, सिरदर्द स्टूडेंट ये, और भूख ना लगना, ये इसके लक्षण है। टाइफाइड के गंभीर मामलों में आंत्र में छिद्रित और मृत्यु तक हो जाती है। टाइफाइड का परीक्षण विडाल टेस्ट है, डबल स्टार, ये पॉइंट इसके क्लियर हुआ स्टूडेंट। अब आगे की बात करूंगा स्टूडेंट। इस बीमारी के लिए स्टूडेंट इसका एक बहुत पुराना उदाहरण है, एक रसोइया थी स्टूडेंट, उसी का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। जरा स्टार्ट। आयुर्विज्ञान में एक चिर प्रतिष्ठित मामला मैरी मेलोन स्टूडेंट, जिन्हें टाइफाइड मैरी के नाम से दिया। ये कुक थी, खाना बनाने का काम करती थी और इन्होंने टाइफाइड हुआ और इन्होंने जो है स्टूडेंट कई वर्षों तक टाइफाइड वाहक के रूप में टाइफाइड को फैलाया है। यह स्टूडेंट तो पहली डिजीज पढ़ाई मैंने आपको जिसका नाम है टाइफाइड, डन, क्लियर। अब दूसरी बीमारी के बारे में बात करूंगा जो एनसीईआरटी में दी है, निमोनिया। निमोनिया लंग्स की यानी कि फेफड़े की, फुफ्फुस की बीमारी है स्टूडेंट निमोनिया। ये भी एक जीवाणु जनित रोग है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ये इसका रोग है, कारक है, जीवाणु है। इसके अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा दूसरा एक और जीवाणु, तो दो जीवाणु उसके लिए लिखे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये दोनों जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है। निमोनिया दूसरा रोग स्टूडेंट, निमोनिया वायु जनित रोग है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। संक्रमित व्यक्ति के खांसने छींकने से जीवाणु जो होते हैं वो हवा में आ जाते हैं और वो आसपास खड़े हुए जो व्यक्ति है उसके सांस लेने से वो उसके अंदर चले जाते हैं। निमोनिया बीमारी के अंदर स्टूडेंट समझ में आ रहा है, निमोनिया बीमारी में फेफड़े में जाते हैं जीवाणु और फेफड़े में जाने के बाद स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फेफड़े में जाने के बाद एल्वेलाई में तरल भर जाता है जीवाणु के कारण स्टूडेंट, तो वायु के लिए जगह नहीं होती है, इसलिए गैसीय विनिमय बहुत पुअर होता है, बहुत कम हो जाता है इस आदमी के अंदर। ठीक है। सीने में दर्द होना, कफ, खांसी, सरदर्द और बुखार आना, ये सभी लक्षण निमोनिया के हैं स्टूडेंट। एक बार स्टार्ट करने जा रहा हूं। डिजीज नंबर 2 निमोनिया, और ये जीवाणु जनित रोग है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जीवाणु इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। संक्रमण का तरीका है वायु जनित रोग है स्टूडेंट,
स्वस्थ मनुष्य को संक्रमण किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा छोड़े गए ड्रॉपलेट्स या एयरसॉल। स्टूडेंट, बात करते समय जो मुंह से बारीक धारा निकलती है, बात करते समय कई बार लिक्विड तरल निकलता है, उसे एयरसॉल के नाम से बुलाया जाता है। उसकी वजह से भी ये रोग फैलता है। तो वायु जनित रोग है, यानी एयरबॉर्न डिजीज। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं वायु जनित रोग को। इसमें संक्रमित व्यक्ति के छींकने से, खांसने से, बात करने से जो तरल निकलता है और वहां आसपास खड़े हुए सामान्य व्यक्ति ने सांस में ले लिया तो ये जीवाणु चला जाएगा। तो संक्रमण का तरीका हो गया। इसके अलावा स्टूडेंट, जब आदमी खांसता छींकता तो अपना हाथ हिलाता है तो उसके हाथ पे जीवाणु होते हैं और इससे व्यक्ति कोई गिलास, कोई बर्तन, कोई चीज पकड़ेगा, करेगा और उसको फिर सामान्य व्यक्ति ने लिया तो भी चला जाएगा। गिलास या बर्तन इस्तेमाल करने से भी ये रोग चला जाएगा। स्टूडेंट, इस रोग में लंग्स के वायु कोष्ठ एल्वेलाई संक्रमित होता है। संक्रमण के कारण वायु कोष्ठों में तरल भर जाता है। स्टूडेंट, डन। बुखार आएगा, ठंड लग रही है, खांसी होगी, सीने में दर्द होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, गैसी विनिमय बहुत कम हो जाएगा। बुखार, ठिठुरन, खांसी, सर दर्द, ये निमोनिया के लक्षण है। घबराहट और सीने में दर्द होगा। यस स्टूडेंट, और गैसी विनिमय कम होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई शरीर में कम हो रही है। इसके कारण स्टूडेंट होठ, नाखून ये नीले रंग के होने लगते हैं। स्टूडेंट, जोरदार इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों? क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर ऐसा हो रहा है। तो स्टूडेंट, गंभीर मामलों में होठ तथा हथेली की उंगलियों के नाखून का रंग नीला हो जाता है। स्टूडेंट, डबल स्टार एनसीईआरटी की लाइन है और नीट में जरूर आएगी। निम्न में से किस रोग में होठ और उंगलियों के नाखून नीले रंग के होने लगते हैं? निमोनिया। कोई पूछे क्यों? जवाब, शरीर में ऑक्सीजन की कमी। कोई बोले क्यों? कि ना फेफड़े में तरल भर गया है तो रक्त में गैसीय विनिमय कम हो पा रहा है। डबल स्टार। तो हमने दूसरी डिजीज पढ़ी और उस डिजीज का नाम रखा निमोनिया। निमोनिया जीवाणु जनित रोग है। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जीवाणु के कारण होता है। निमोनिया में संक्रमित भाग लंग्स है, फेफड़ा। निमोनिया में बुखार आएगा, सर दर्द होगा, खांसी होगी, सीने में दर्द होगा और यहां तक कि नाखून और होठ का रंग नीला होने लगेगा। निमोनिया में गैसीय विनिमय कम होने के कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। डन। निमोनिया का संक्रमण का तरीका वायु जनित रोग है, इसलिए संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या स्टूडेंट एयरसल बात करने से निकलने वाली तरल से जीवाणु दुसामान्य व्यक्ति तक पहुंचेगा। डन। हाँ या ना? पूरा जोरदार तैयार। एल्वेलाई में तरल भर जाएगा, वायु के लिए स्थान कम उपलब्ध होगा, गैसीय विनिमय इस व्यक्ति में कम होगा। यह कुछ पॉइंट। तो मैंने आपको एक और जोरदार चीज पढ़ाई, मुझे लग रहा है पूरा परफेक्ट। ये दोनों डिजीज एनसीईआरटी ने दी हुई है। इसके अलावा एनसीईआरटी ने 3 डिजीज प्लेग, डिप्थीरिया और डिसेंट्री का नाम दिया है। हम ये भी पढ़ लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं बोल देता हूं। डिप्थीरिया जीवाणु जनित रोग है। इसके रोग वाहक का नाम कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। स्टूडेंट, चिया इसके जीवाणु का नाम। डिप्थीरिया में गला संक्रमित होता है। जी हाँ स्टूडेंट, इस रोग में गला संक्रमित हो जाता है। डिप्थीरिया के अंदर जोरदार गला बैठ जाएगा, आवाज नहीं निकलेगी, गले में दर्द रहेगा बहुत ज्यादा, इससे कई बार बुखार भी आ जाता है। तो आइए, डिप्थीरिया जीवाणु जनित रोग है। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया ये रोगाणु का नाम है। संक्रमण का तरीका वायु जनित रोग है। स्टूडेंट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को बंदूक संक्रमण बोलते हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ये लीजिए, इसमें प्रभावित हिस्सा गला है। स्टूडेंट, डिप्थीरिया में गला प्रभावित होता है। स्टूडेंट, डबल स्टार के साथ बताऊंगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लाइन। आगे बढ़ना चाहूंगा। लक्षण, गले में खराश, आवाज का बैठ जाना, सांस लेने में तकलीफ होना, बुखार आना हल्का सा। यस स्टूडेंट, डिप्थीरिया रोग जनरली स्टूडेंट 5 वर्ष तक के बच्चों में होता है और इसके लिए जो टेस्ट है उसका नाम शिक टेस्ट रखा जाता है। इतनी बात अगर नहीं भी लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो डिप्थीरिया एनसीईआरटी ने वर्ड दिया है, आप तो याद रखो। डिप्थीरिया एक जीवाणु जनित रोग है, इसमें गला संक्रमित होता है। ये वायु जनित रोग है, इसमें गला बैठ जाता है, आवाज निकलती नहीं है, गले में दर्द बहुत रहता है, इससे बुखार आ जाता है। खत्म। डन। तो हमने डिप्थीरिया भी ले लिया। स्टूडेंट, मुझे लग रहा है पूरा तैयार है अभी तक का। अगर अन्य जीवाणु जनित रोग की बात करूं स्टूडेंट, तो एक आपने बड़ा सुना होगा, प्लेग, जिसे काली मौत के नाम से जानते हैं। यह भी एक जीवाणु जनित रोग है।
और इसका कारक एक रोग जीवाणु है यार्सिना पेस्टिस। जी हाँ स्टूडेंट, मैं आपको कुछ प्लेग के बारे में बताता हूँ। प्लेग जो रोग होता है स्टूडेंट, इसमें चूहे का भी रोल है। मैं आपको बताऊं स्टूडेंट कि मान लीजिए जैसे रैट यानी चूहा, ये चूहा है स्टूडेंट, है ना, और इस चूहे के ऊपर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस चूहे के ऊपर एक इंसेक्टा होता है स्टूडेंट, और उस इंसेक्टा का नाम होता है रैट फ्ली। थोड़ा सा गंभीरता देना स्टूडेंट, रैट फ्ली, पिस्सू जिसे कहते हैं चूहे का पिस्सू स्टूडेंट, रैट फ्ली के नाम से बुलाते हैं इसको। जिनोप्सिला च्यूबसिस इसका नाम, और ये इसके ऊपर बाह्य परजीवी होता है, और इस पिस्सू के ऊपर स्टूडेंट यार्सिना पेस्टिस बैक्टीरिया मौजूद होता है। जी हाँ, ये है वो बैक्टीरिया यार्सिना पेस्टिस। तो आज आपको मुझे कुछ बताना है, ध्यान से सुने। प्लेग, एनसीईआरटी ने खाली वर्ड यूज किया है, हम एक्सप्लेन कर देता हूं। प्लेग को काली मौत के नाम से बुलाते हैं स्टूडेंट। इस बीमारी के यह बीमारी एक जीवाणु जनित रोग है, और इसके जो रोग जनक है वो यार्सिना पेस्टिस जीवाणु है, जो स्टूडेंट रैट फ्ली के ऊपर पाया जाता है, और रैट फ्ली चूहे का बाह्य परजीवी है। श्योर, इसलिए इस रोग में चूहे का योगदान माना जाता है। चूहा जहां जहां जाएगा वहां ये और ये दोनों जाएंगे स्टूडेंट। ये दूषित जल और भोजन से शरीर में प्रवेश करता है, ठीक है, दूषित जल और भोजन से बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है। इसमें सबसे पहले बगलों में गांठें हो जाना, लिम्फ नोड प्रभावित होते हैं प्लेग के अंदर स्टूडेंट, और बहुत तेज बुखार आता है। शरीर पे अलग अलग रंग, शरीर पे चकते बनते हैं स्टूडेंट, धब्बे जो कुछ समय बाद काले रंग के हो जाते हैं पूरे, और शरीर पे काला पूरा धब्बे धब्बे बन जाएंगे स्टूडेंट, इसलिए इसको ब्लैक डेथ कहते हैं, और फिर मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो अन्य जीवाणु जनित रोग में हम प्लेग एक वर्ड यूज कर रहे हैं आज के बाद। इसका रोग जनक यार्सिना पेस्टिस जीवाणु है। ओके साहब, ये लीजिए जीवाणु। इस जीवाणु का वाहक रैट फ्ली यानी चूहा पिस्सू कीट है, जो चूहे पर बाह्य परजीवी है। ओके, इस बीमारी में तेज बुखार आता है, कमर और बगल में गांठें बन जाती है, लाल रंग के धब्बे बनते हैं त्वचा पर, जो बाद में काले रंग में बदल जाते हैं, और जिससे डेथ हो जाती है। तो प्लेग को ब्लैक डेथ इसलिए कहा गया। तो प्लेग एक और जीवाणु जनित रोग है। अभी तक के टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, प्लेग एक होता है स्टूडेंट डिसेंट्री, और एनसीईआरटी ने वर्ड दिया डिसेंट्री स्टूडेंट एक तरह का पेचिश बोलते हैं इसको हिंदी में, अतिसार पेचिश। इसमें संक्रमित भाग आंत्र होती है स्टूडेंट। ये एक जीवाणु जनित रोग है, शिगेला पेस्टिस नाम के एक जीवाणु की वजह से ये बीमारी होती है, डिसेंट्री जिसे इंग्लिश में कहते हैं। या इसमें स्टूडेंट लूज मोशन यानी कि दस्त लग जाते हैं, डायरिया हो जाता है स्टूडेंट, ये इसके अंदर है। ये इस बीमारी के अंदर दस्त लग जाएंगे, लूज मोशन जिसे कहा जाता है वो हो जाता है इस बीमारी के अंदर स्टूडेंट। इंटेस्टाइन संक्रमित होती है, दूषित जल और भोजन से बीमारी जाती है स्टूडेंट। देखिएगा, तो स्टार्ट करता हूं प्लेग के बारे में। प्लेग के बाद अतिसार पेचिश, इसका रोग जनक शिगेला पेचिस जीवाणु है स्टूडेंट, या इसका संक्रमण दूषित जल और भोजन से होता है स्टूडेंट। यह आंत्र में संक्रमण होता है, इसमें पेट दर्द होगा, बहुत मांसपेशियों में ऐंठन होगा, दस्त हो जाएगा स्टूडेंट। ये डिसेंट्री के साथ है। एक बीमारी आपने सुनी होगी टिटेनस, जिसका इंजेक्शन लगता है स्टूडेंट। कई बार नहीं कहते हम गिर गए, रास्ते में कट लग गया, लोहे की लग गई, क्या टिटेनस का इंजेक्शन लगा लो, ये है स्टूडेंट। टिटेनस एक जीवाणु जनित रोग है स्टूडेंट। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है ये रोग, और इसमें ऐच्छिक पेशियों में ऐंठन आ जाती है स्टूडेंट। संक्रमित भाग ऐच्छिक पेशियां हैं। ये अंदर संक्रमण का तरीका है घाव से स्टूडेंट जाने का। जी हाँ, घाव से इसका जीवाणु प्रवेश करता, कहीं कट लग जाए, गिर गए, वहां पर जीवाणु है और वो चला जाएगा स्टूडेंट, सामान्य स्थिति में नहीं जाएगा। तो घाव होने पर, चोट होने लगने पर, कटने पर ये जीवाणु शरीर में जाएगा, इसलिए कहते हैं कहीं लग गई, चोट होगी, टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लो स्टूडेंट। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु होता है, ऐच्छिक पेशियों में ऐंठन कर देता है, जबड़े की पेशियों में ऐंठन आ जाता है, इसलिए इसको जॉ लॉक डिजीज कहते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, तो टिटेनस एक और जीवाणु जनित रोग है। इसके अलावा स्टूडेंट टीबी बड़ा पॉपुलर, आपने सुना होगा, ट्यूबरक्लोसिस के नाम से कॉज डिजीज कहते हैं। इसके जीवाणु का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है स्टूडेंट। इसमें फेफड़ा संक्रमित होता है। तो ये कुछ जीवाणु जनित रोग थे, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, प्लेग, डिसेंट्री, टीबी, टिटेनस। श्योर स्टूडेंट, वूफिंग कप एक और होता है, इसे पर्ट्यूसिस के नाम से बोलते हैं। तो ये मैंने आपको सारी के सारी जीवाणु जनित रोग बोले हैं स्टूडेंट, बहुत जोरदार तैयार। तो जीवाणु जनित रोग की लिस्ट हमारे पास पूरी तैयार होगी, संक्रमित भाग भी याद हो गया, गॉट इट। तो जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं उनकी लिस्ट अगर मैं देखना चाहूं तो टाइफाइड, निमोनिया,
प्लेग, डिसेंट्री, डिप्थीरिया, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस और वोपिंग कफ। डन। ये है हमारे पास जीवाणु जनित रोग स्टूडेंट, बैक्टीरियल डिजीज, जिनमें से स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड वाली जो है वह एनसीईआरटी ने बढ़िया दी हुई है। अगर इनके बारे में पूछा जाए कौन किससे हुआ तो भी हमें तैयार है। टाइफाइड दूषित जल और भोजन से होता है। निमोनिया ये वायु जनित रोग है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है स्टूडेंट। प्लेग का मैंने आपको बताया था वाहक होता है स्टूडेंट, ठीक है। ये इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हो गए। डिसेंट्री दूषित जल और भोजन से होगा। डिप्थीरिया ये भी वायु जनित रोग है स्टूडेंट, गला प्रभावित होता है इसमें। ये डन, ये कंप्लीट हुआ टॉपिक विद जीवाणु जनित रोग। अब एनसीईआरटी के सीक्वेंस में अगला आता है वायरल डिजीज, वायरस जनित रोग, विषाणु जनित रोग स्टूडेंट। और उसमें कौन कौन सा है? पहला स्टूडेंट कॉमन कोल्ड, एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, जिसे हम सामान्य रूप से सर्दी जुकाम के उससे जानते हैं स्टूडेंट। कॉमन कोल्ड जिसे कहते हैं, सर्दी जुकाम। और अगर ऐसा है तो ये भी वैसे होगा स्टूडेंट, वायु जनित रोग है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जी हाँ स्टूडेंट, संक्रमित व्यक्ति के छींकने खांसने से उसके ड्रॉपलेट आ जाते हैं। क्लियर? संक्रमित व्यक्ति के छींकने खांसने से ड्रॉपलेट आ जाते हैं, जो सामान्य व्यक्ति अपनी सांस में ले लेता है और ये चला जाएगा। स्टूडेंट कॉमन कोल्ड जो है उसमें ऊपरी श्वसन मार्ग प्रभावित होता है, यानी नाक और गले का पोर्शन प्रभावित होता है, फेफड़ा प्रभावित नहीं होता। एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको जो मुझे बतानी वो ये है कि कॉमन कोल्ड और निमोनिया में क्या फर्क है। कॉमन कोल्ड में स्टूडेंट फेफड़ा प्रभावित नहीं होता है, जबकि निमोनिया फेफड़े का संक्रमण है। कॉमन कोल्ड एक वायरस जनित रोग है, निमोनिया जीवाणु जनित रोग है। जी हाँ, कॉमन कोल्ड के लिए जिम्मेदार वायरस राइनो वायरस कहलाता है स्टूडेंट, जो कि हमारे ऊपरी श्वसन मार्ग जैसे कि नाक स्टूडेंट, गला, इनको प्रभावित करेगा। डन मानू इस बात को? आगे बढ़ूंगा स्टूडेंट। इसके अंदर नाक में कंजेशन यानी कि पूरा नाक बंद हो जाती है स्टूडेंट, सांस लेने में तकलीफ होती है, नाक बंद हो जाती है, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। गले में दर्द रहेगा, सूजन रहेगी, गला लाल हो जाएगा, यह छींके आना और बुखार आ जाता है स्टूडेंट। कहते हैं सर्दी जुकाम से मेरी पूरी नाक लाल हो रही है, गर्दन गले में दर्द है और बुखार आ गया, वो है स्टूडेंट राइनो वायरस का। तो आइए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के सीक्वेंस में। वायरल रोग अगला, सामान्य जुकाम कॉमन कोल्ड, रोग जनक का नाम राइनो वायरस स्टूडेंट। डन हो गया। वायरल डिजीज हो गए। संक्रमण का तरीका वायु जनित रोग है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जिसे कहते हैं, संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींकने से निकले बिंदु जब स्वस्थ व्यक्ति द्वारा सांस लेने पर अंदर जाते हैं, या फिर स्टूडेंट संक्रमित व्यक्ति खांसता छींकता है तो अपने हाथ पर उसके वायरस आ जाते हैं, और जब वो किसी पेन को स्टूडेंट, किसी कीबोर्ड को, किसी चीज को, दरवाजे को उनको पकड़ता है, गिलास को, बर्तन को, और उससे फिर सामान्य व्यक्ति भी उसी को छू ले तो उसके अंदर ही चले जाएंगे। तो पेन, किताब, प्याले, दरवाजे की मुठ, कंप्यूटर के कीबोर्ड, माउस जैसी संक्रमित वस्तुओं के संपर्क में आता है तो भी उससे संक्रमण हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट लाइन हमारे पास ये हो गया, संक्रमण का तरीका। डन मानो स्टूडेंट, ये यहां तक का। आगे बढ़ेंगे। लक्षण, नाक और श्वसन पथ को संक्रमित करता है लेकिन फेफड़ों को नहीं। इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट। कॉमन कोल्ड, सामान्य सर्दी जुकाम जो होता है, नाक और श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है, फेफड़े को नहीं। और निमोनिया में फेफड़ा प्रभावित होता है स्टूडेंट। खांसी इसमें भी आएगी, सर दर्द इसमें भी होगा, नाक इसमें भी बंद रहेगी, बुखार इसमें भी आएगा स्टूडेंट। सामान्य जुकाम होगा, इसके जो है स्टूडेंट नेजल कंजेशन होगा, स्त्राव होगा, गले में दर्द होगा, आवाज बैठ जाएगी, फटी हुई आवाज आएगी स्टूडेंट, खांसी होगी, सिर दर्द होगा, बुखार, थकावट होगी, जो प्राय 3 से 7 दिन तक रहता है। तो कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम हम अच्छी तरह जानते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ, बिल्कुल बढ़िया, परफेक्ट, तैयार हो गया। डन। ऑल इंडिया लेवल पे नीट में जो क्वेश्चन आया स्टूडेंट, वो कॉमन कोल्ड और निमोनिया में डिफरेंस का आया था, जो मैंने आपको बता दिया। अब आगे बात करते हैं, क्या वायरल डिजीज यही है? नहीं साहब, और भी है वायरल डिजीज। एनसीईआरटी ने नहीं दिया पर हम बोल देते हैं। नाम सुना हुआ है पोलियो, बिल्कुल सुना हुआ है। नाम सुना हुआ है रेबीज, बिल्कुल, पागल कुत्ते के काटने से रेबीज नाम का रोग होता है स्टूडेंट। श्योर, रेबीज या इसके, तो रेबीज एक वायरल रोग है। पोलियो वायरल डिजीज है जिसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है स्टूडेंट। जी हाँ, तो पोलियो, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा में गला प्रभावित होता है स्टूडेंट। मम्स, मम्स भी एक वायरल रोग है। हमारे यहाँ पर स्टूडेंट पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड यानी पैरोटिड लार ग्रंथि होती है, और उस लार ग्रंथि में संक्रमण के कारण मम्स नाम का रोग हो जाता है, जिससे पूरी सूजन होती है यहाँ पर इस जगह पे। तो मम्स, रेबीज, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, आज इस समय जो चला कोरोना, कोविड-19, ये सब स्टूडेंट वायरल है, डिजीज है। सुना हुआ नाम होगा आपने। डेंगू फीवर, डेंगू नाम सुना होगा आपने स्टूडेंट, जिसमें बुखार आता है बहुत तेज। इसका ये एक वाहक जनित रोग होता है।
यस स्टूडेंट, मच्छर के काटने से डेंगू होता है, हाँ या ना? तो स्टूडेंट मच्छर के काटने से डेंगू रोग होगा उसका, और डेंगू एक वायरल रोग है। चिकनगुनिया वायरल रोग है। ये सब मैंने वायरल रोग की लिस्ट दिया आपको, जो बताया। चिकनगुनिया भी वाहक जनित होता है स्टूडेंट, डबल स्टार के साथ। तो कुछ वायरल रोग और मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, जिनके आप संक्रमण के तरीके देख लें। कॉमन कोल्ड मैंने आपको बता ही दिया है। एड्स हमें पढ़ना है, एड्स भी एक घातक वायरल रोग है, लैंगिक संक्रमण के कारण होता है। पोलियो दूषित जल और भोजन मल मौखिक मार्ग जिसे कहते हैं उसके द्वारा होता है स्टूडेंट। रेबीज पागल कुत्ते के काटने से होने वाला वायरल रोग है। डेंगू फीवर वाहक जनित रोग है जो मच्छर के काटने से होगा स्टूडेंट, डेंगू फीवर। चिकनगुनिया भी है ये स्टूडेंट, वाहक जनित रोग। मम्स वायु जनित ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, पैरोटिड लार ग्रंथि संक्रमित होगी। इन्फ्लुएंजा वायु जनित रोग, गला संक्रमित होगा। यस स्टूडेंट, हेपेटाइटिस भी लैंगिक संभोग से आता है। तो ये सब वायरल रोग की भी एक लिस्ट दे देती, माना कि ये एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में सिर्फ कॉमन कोल्ड है। आज अगर मैं आपसे कोई भी रोग बोलता हूं स्टूडेंट, आपको ये पहचानना है कि वो वायरस जनित है कि जीवाणु जनित है, और फिर उसका संक्रमण का तरीका क्या है। मैंने बोला आपसे इन्फ्लुएंजा, आपने कहा वायरस जनित रोग है, और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यानी वायु जनित रोग है। मैंने आपसे कहा डिप्थीरिया, आपने कहा जीवाणु जनित रोग है और वायु जनित रोग है स्टूडेंट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से आता है। मैंने आपसे कहा स्टूडेंट ध्यान से सुनना, डेंगू फीवर, तो आपने कहा वायरस जनित रोग है और मच्छर के काटने से यानी वाहक जनित रोग है। डन श्योर। मैंने आपसे कहा स्टूडेंट एक और बीमारी निमोनिया, आपने कहा फेफड़ा संक्रमित होगा, जीवाणु जनित रोग है और वायु जनित रोग है यानी कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से आता है। यस। मैंने आपसे कहा टाइफाइड, आपने कहा जीवाणु जनित रोग है, आंत्र में संक्रमण होगा, दूषित जल और भोजन से आएगा। मैंने कहा पोलियो वायरस जनित रोग है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है स्टूडेंट, लकवा आ जाता है, और स्टूडेंट दूषित जल और भोजन से मल मौखिक मार्ग से होता है। मैंने कहा रेबीज, आपने कहा वायरस जनित रोग है, पागल कुत्ते के काटने से होता है स्टूडेंट। डन। मैंने कहा ध्यान से सुनना स्टूडेंट एक एक करके। मैंने कहा मम्स, आपने कहा वायरस जनित रोग है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से वायु जनित रोग होता है और इसमें पैरोटिड लार ग्रंथि प्रभावित होती है, डबल स्टार। अगला बिल्कुल एक एक लाइन अच्छी तरह। मैंने कहा टेटेनस, आपने कहा जीवाणु जनित रोग है, घाव लगने से, चोट लगने से स्टूडेंट इसके जीवाणु प्रवेश करते हैं, ये इसके बारे में हो गया, टेटेनस के बारे में। मैंने कहा डिसेंट्री, आपने कहा जीवाणु जनित रोग है, दूषित जल और भोजन से होता है, आंत्र इसमें संक्रमित होती है। मैंने कहा डिप्थीरिया जीवाणु जनित रोग है, गला प्रभावित होता है और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से आता है। तो इस तरीके से हम वायरस जनित रोग और जीवाणु जनित रोग की पूरी लिस्ट ले चुका है स्टूडेंट, और एनसीईआरटी को कवर कर लिया है। 2 टॉपिक अभी तक तो कवर। श्योर स्टूडेंट। अब एनसीईआरटी का क्रम अगर हम चालू रखें तो अगला आता है प्रोटोजोआ डिजीज स्टूडेंट। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव स्टूडेंट, प्रोटोजोआ उनकी वजह से होने वाली बीमारी, और उसमें स्टूडेंट जो बीमारी फेमस है वो है अमीबियासिस और मलेरिया। एनसीईआरटी ने भी इन दोनों को दिया हुआ है। अमीबिया पेचिश जिसे कहा जाता है, आपने एक प्रोटोजोआ का नाम सुना होगा एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, उसकी वजह से रोग होता है। तो अब हम प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी पढ़ने जा रहे हैं। हमने जीवाणु जनित रोग और वायरस जनित रोग दोनों कवर कर लिए हैं। अब हम प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट। और प्रोटोजोआन डिजीज कौन कौन सी है? पहला आएगा अमीबिया पेचिश, अमीबिया तिसार। इस बीमारी को स्टूडेंट इंग्लिश में इसको अमीबियासिस के नाम से बुलाया जाता है। थोड़ा सा ढंग से ले लें आप इस टॉपिक को, अमीबियासिस। यस स्टूडेंट। पहला पॉइंट, इसका रोग जनक कौन है? पैथोजन। तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये इसका रोग जनक होता है स्टूडेंट। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका डबल स्टार के साथ, ये इसका रोग जनक है स्टूडेंट। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका ये एक प्रोटोजोआ है स्टूडेंट। यस, एक कोशिकीय होता है और ये इंटेस्टाइन में यानी कि आंत्र में संक्रमण करता है स्टूडेंट। यह मोनोजेनेटिक होता है, एक कोशिकीय। अब ये क्या होता है मोनोजेनेटिक स्टूडेंट? जो अंतः परजीवी होते हैं वो अपना जीवन चक्र पोषक में बिताते हैं। कितने पोषक में अपना जीवन बिताया उसके आधार पे। अगर परजीवी, अंतः परजीवी जो है स्टूडेंट एक ही पोषक के अंदर रहें और अपना जीवन चक्र पूरा करें तो उन्हें एक पोषकीय कहा जाता है, इंग्लिश में मोनोजेनेटिक। अगर उन्हें अपने जीवन चक्र पूरा करने के लिए 2 पोषक की जरूरत है तो डाइजेनेटिक कहलाएंगे, द्विपोषकीय बोलेंगे। अगर जीवन चक्र पूरा करने के लिए 2 से ज्यादा चाहिए तो पोलोजेनेटिक कहलाएंगे, पॉलीजेनेटिक स्टूडेंट बहुपोषकीय। यानी आज के बाद अब अंतः परजीवी अपना जीवन चक्र कितने पोषक में
पूरा करते हैं उसके आधार पे 3 प्रकार के हो गए अंत परजीवी। एक का नाम होता है एक कोशिकीय स्टूडेंट, यह एक कोशिकीय जो कि अपना जीवन चक्र एक ही पोषक में बिताते हैं, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, इसका जीवन मनुष्य के अंदर ही पूरा हो जाएगा जीवन चक्र। एक होते हैं द्विपोषकीय स्टूडेंट, ये लीजिए द्विपोषकीय, दिस वन डाइजेनेटिक जिसे कहा जाता है, और ये अपना जीवन चक्र 2 पोषक में बिताएंगे स्टूडेंट। इसका एक पोषक मनुष्य होता है और एक पोषक एग्जाम्पल जाएगा मलेरिया का, प्लाज्मोडियम। और अगर स्टूडेंट 1 से 2 से ज्यादा है तो इन्हें कहते हैं बहुपोषकीय। ये हमारे पास आ गया जो अपना जीवन चक्र 2 से ज्यादा पोषकों में बिताते हैं। तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स आए। अब स्टार्ट एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, इसका वाहक है, यह एक कोशिकीय होता है, सिंगल होस्ट में लाइफ साइकिल बिताता है स्टूडेंट। एक कोशिकीय, मोनोजेनेटिक इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में एक कोशिकीय हो गया। ये लीजिए संक्रमण का तरीका दूषित जल और भोजन से जाता है स्टूडेंट। मल जो होता है संक्रमित व्यक्ति का जो मल होता है स्टूडेंट, उसमें इसके अंडे होते हैं और वो दूषित जल और भोजन के साथ चला जाता है स्टूडेंट सामान्य व्यक्ति के अंदर। इसके अलावा जो मल आता है बाहर, उसमें इसके अंडे, और उस मल पे अगर मक्खियां बैठती है और मक्खियां फिर जो है खाने पर भी आती है तो इससे भी जाएगा। तो घरेलू मक्खियां इसका यांत्रिक वाहक है स्टूडेंट, मैकेनिकल होता है, यांत्रिक वाहक, शारीरिक नहीं, फिजिकल नहीं। ये लीजिए ये दोनों पॉइंट। इस बीमारी में होता क्या है स्टूडेंट, अमीबियासिस रोग के अंदर पेट में दर्द रहेगा, कब्ज होगी स्टूडेंट, चिया, और जो मल निकलेगा उसमें श्लेष्मा बहुत ज्यादा होगी, खून भी निकलता है, यानी मल के साथ श्लेष्मा, खून निकलना, पेट में दर्द रहना बहुत ज्यादा, कब्ज रहना, ये इस बीमारी के लक्षण है स्टूडेंट। जरा स्टार्ट, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, पेट में दर्द होना, ऐंठन होना, मल में श्लेष्मा, रक्त के थक्के, ये सब आना है स्टूडेंट, ये इस बीमारी का लक्षण। तो एक बार और, प्रोटोजुआ से होने वाली बीमारी पहली अमीबिया पेचिश, अमीबिया अतिसार, इंग्लिश में अमीबियासिस, कारक का नाम एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, एक कोशिकीय होता है, जी हाँ, आंत्र में संक्रमण का काम करता है स्टूडेंट, जी हाँ, इसकी वजह से इससे कब्ज होगा, पेट में दर्द होगा, ऐंठन होगी, मल के साथ श्लेष्मा, मल के साथ स्टूडेंट रक्त निकलेगा, ये इस रोग के अंदर होगा। आगे बढ़ना चाहूंगा, ये एक अमीबिया पेचिस जो होता है स्टूडेंट, जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये एक कोशिकीय होता है, मनुष्य इसका पोषक है, मनुष्य के आंत्र में संक्रमण करता है, संक्रमण का तरीका दूषित जल और भोजन होता है स्टूडेंट। डन, ये इसके बारे में। और मक्खी जो होती है स्टूडेंट, वो इसका यांत्रिक वाहक, मैकेनिकल कैरियर है। यहां तक क्लियर। अब बारी आती है प्रोटोजुआ से होने वाला दूसरा रोग, और वो है मलेरिया। बहुत ही कॉमन है, सुना हुआ नाम है, जरा बताते हैं मलेरिया के बारे में स्टूडेंट, क्या क्या होता है, कैसे स्टूडेंट। तो मलेरिया अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा स्टूडेंट। प्रोटोजुआ की कॉमन डिजीज और है, और वो है मलेरिया स्टूडेंट, मलेरिया। और मलेरिया करने वाले रोग जनक का नाम होता है प्लाज्मोडियम, जो कि एक प्रोटोजुआ है। प्लाज्मोडियम द्विपोषकीय होता है, डाइजेनेटिक जिसे कहते हैं। इसे अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए 2 पोषकों की आवश्यकता होती है। एक पोषक होता है मनुष्य और एक पोषक होता है मादा एनोफिलीज मच्छर स्टूडेंट। मादा एनोफिलीज मच्छर प्लाज्मोडियम का वाहक है, मलेरिया का वाहक है। श्योर। तो प्लाज्मोडियम डाइजेनेटिक होता है, प्लाज्मोडियम हमेशा कोशिका के भीतर रहता है, इसलिए अंतराकोशिकीय है। प्लाज्मोडियम अंतः परजीवी है। प्लाज्मोडियम रक्त में आरबीसी में रहता है, इसलिए रक्त परजीवी भी है। ये सारे प्लाज्मोडियम के बारे में। एक कोशिकीय प्रोटोजुआ प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग का रोग जनक है। डन। तो प्रोटोजुआ की एक बीमारी अमीबिया पेचिश जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से हुई थी, और अब दूसरी बीमारी पढ़ने जा रहे हैं मलेरिया, और मलेरिया का कारक है प्लाज्मोडियम। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। मलेरिया, और मलेरिया के रोग जनक का नाम होता है स्टूडेंट प्लाज्मोडियम। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लाज्मोडियम बहुत छोटा सा प्रोटोजुआ है जो इसके लिए जिम्मेदार है। डन हो गया। प्लाज्मोडियम एक अंतः परजीवी है, यस स्टूडेंट, एंडोपैरासाइट है। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र 2 पोषक में पूर्ण होता है, इसलिए द्विपोषकीय है। प्लाज्मोडियम रक्त परजीवी है, जी हाँ स्टूडेंट, ब्लड पे। और प्लाज्मोडियम इंट्रासेलुलर अंतराकोशिकीय परजीवी है, डबल स्टार के साथ। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए मनुष्य तथा मच्छर 2 पोषकों की आवश्यकता पड़ती है। श्योर स्टूडेंट। मनुष्य में प्लाज्मोडियम का अलैंगिक जनन होता है, और मादा एनोफिलीज मच्छर में इसका लैंगिक जनन पूर्ण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्टार्ट करते हैं एक और पॉइंट। स्टार्ट।
मादा एनोफिलीज रोगवाहक अर्थात रोग का संचरण करने वाली भी होती है स्टूडेंट। श्योर। एक और बात, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का लैंगिक चरण मादा एनोफिलीज मच्छर में होता है, इसलिए इसे प्लाज्मोडियम का स्टूडेंट प्राथमिक पोषक माना जाता है, परजीवी मच्छर को नुकसान नहीं पहुंचाता। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लाज्मोडियम से जो बीमारी यानी रोग होता है वो मनुष्य को होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर को कोई रोग नहीं होता है। जी हाँ, वो इसका वाहक है। मादा एनोफिलीज मच्छर में लैंगिक जनन होता है, इसलिए उसको प्राथमिक पोषक या वाहक मानते हैं। मनुष्य में प्लाज्मोडियम का लैंगिक के बजाय अलैंगिक जनन होता है, मनुष्य उसका द्वितीय पोषक है, मानव होता है, इसलिए इसे द्वितीय पोषक माना जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोबारा एक बार और, मलेरिया रोग का वाहक प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम द्विपोषकी होता है। प्लाज्मोडियम का एक पोषक मनुष्य है और एक मादा एनोफिलीज मच्छर है। मादा एनोफिलीज मच्छर इसका वाहक भी है। प्लाज्मोडियम का अलैंगिक जनन मनुष्य में होता है और इसका लैंगिक जनन मादा एनोफिलीज में होता है। डबल स्टार। ये अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले प्लाज्मोडियम का मनुष्य में, पर उससे पहले मैं प्लाज्मोडियम की विभिन्न जातियां बताता हूं आपको कौन कौन सी। स्टार्ट स्टूडेंट, प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियां। सबसे पहली प्रजाति प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होती है स्टूडेंट, ये लीजिए। इसकी वजह से होने वाला मलेरिया बिनाइन टर्शियन मलेरिया कहलाता है। इसमें प्रत्येक तीसरे दिन बुखार आता है स्टूडेंट। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स बहुत सामान्य जाती है, अधिकतर मलेरिया इसी की वजह से। उसके बाद एक होती है प्लाज्मोडियम मलेरियाई। जी हाँ स्टूडेंट, इसकी वजह से क्वार्टन मलेरिया होता है। क्वार्टन मतलब चौथे दिन बुखार आएगा इसमें स्टूडेंट। जी हाँ। और एक होती है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, जिससे दुर्दम मलेरिया होता है स्टूडेंट, जिसमें हर तीसरे दिन ही बुखार आता है। इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो यह है स्टूडेंट की तीन जातियां, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। श्योर, इसमें से दुर्दम मलेरिया यानी प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम की वजह से होने वाला मलेरिया सबसे घातक होता है स्टूडेंट। एनसीईआरटी की लाइन है, इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम द्वारा होने वाला दुर्दम मलेरिया सबसे गंभीर है और यह घातक भी हो सकता है। डबल स्टार के साथ स्टूडेंट ये लीजिए कुछ पॉइंट एनसीईआरटी के डबल स्टार। एक बात और आपको बताऊं, प्लाज्मोडियम की एक जाति और है प्लाज्मोडियम ओवेल, लेकिन वो भारत में नहीं दिखाई देती है स्टूडेंट। जी हाँ, उसकी वजह से होने वाले मलेरिया में भी तीसरे दिन बुखार आता है, तो एक और जाति हो गई। लेकिन अभी हम तीन जाति के बारे में बात कर रहे हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम स्टूडेंट। ये इंपॉर्टेंट हो गया, डन। अब मनुष्य में सबसे पहले प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र पढ़ते हैं स्टूडेंट। टॉपिक मनुष्य में प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। स्टूडेंट मनुष्य में प्लाज्मोडियम प्रवेश कैसे करेगा, शुरुआत करता हूं। ये सबसे पहले स्टूडेंट, कोई संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर एक स्वस्थ व्यक्ति को जब काटती है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब वो उसको काटती है, क्यों? क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, नर एनोफिलीज मच्छर कभी नहीं काटता है, मादा एनोफिलीज मच्छर ही काटती है, क्योंकि उसे अपने अंडों के परिपक्वन हेतु किसी गर्म व्यक्ति का खून चाहिए होता है, इसलिए वो काटेगी खून पीने के लिए। तो जब वो स्टूडेंट काटती है और खून को सक करती है, तो वो अपनी लार वहां मिलाती है, सलाइवा मिलाती है। तो मादा एनोफिलीज मच्छर जो होती है अपनी सलाइवा मनुष्य के में डालती है काटते समय स्टूडेंट, और उसकी सलाइवा में होते हैं स्पोरोजॉइट्स। ये प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था मनुष्य के लिए, डबल स्टार। यदि कोई संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर मनुष्य को काटती है स्टूडेंट, तो ऐसी स्थिति में उसकी लार मिलाती है और लार में होते हैं स्पोरोजॉइट्स। स्पोरोजॉइट्स मनुष्य के लिए प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था है स्टूडेंट, डबल स्टार के साथ। स्पोरोजॉइट्स मनुष्य के लिए प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था है। जो मैं आपसे कहना चाहता हूं स्टूडेंट, ये चले जाएंगे और आधे घंटे में समस्त स्पोरोजॉइट रक्त द्वारा मनुष्य के लीवर में पहुंच जाएंगे स्टूडेंट। जी हाँ, एक डबल स्टार। मनुष्य में प्लाज्मोडियम का अलैंगिक जनन ही होता है। दूसरा पॉइंट, मनुष्य में प्लाज्मोडियम दो जगह पर आक्रमण करता है, एक लीवर और एक आरबीसी, लाल रक्त कोशिका। स्टूडेंट पहले लीवर पर आक्रमण होता है, उसके बाद आरबीसी पर होता है, डबल स्टार के साथ। तो देखिएगा इधर स्टार, ये मानव के लिए प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था जीवाणुजन यानी स्पोरोजॉइट्स है। ये हो गया। मानव में प्लाज्मोडियम पहले लीवर की कोशिका तथा फिर आरबीसी पर आक्रमण करता है। जी हाँ, डबल स्टार। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं। मनुष्य में प्लाज्मोडियम के लिए संक्रामक अवस्था स्पोरोजॉइट, पहला स्टार। दूसरा पॉइंट, मनुष्य में प्लाज्मोडियम केवल अलैंगिक जनन करता है।
तीसरा पॉइंट, मनुष्य में प्लाज्मोडियम दो जगह आक्रमण करता है, पहले लीवर पर, उसके बाद आरबीसी पर, लीवर में भी सेल के अंदर और आरबीसी पे। तीसरा पॉइंट, श्योर स्टूडेंट देखिएगा जो मैंने बोला अभी, जब संक्रमित मादा एनोफिलिस मच्छर मानव को काटती है तो प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइड्स मानव के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, श्योर, और स्पोरोजोइड संक्रामक अवस्था होती है। डन हो गया। आधे घंटे में सारे स्पोरोजोइड लीवर में पहुंच जाते हैं और लीवर में पहुंचने के बाद, लीवर की सेल में पहुंचने के बाद वो विभाजन करते हैं स्टूडेंट, बहुविभाजन होता है। अलैंगिक जनन जो होता है उसका मोड प्लाज्मोडियम का जो है वो इंग्लिश में उसे कहते हैं मल्टीपल फिजन स्टूडेंट, मल्टीपल फिजन, और हिंदी में कहते हैं उसको बहुविखंडन स्टूडेंट। मल्टीपल फिजन, बहुविखंडन जिसे कहा जाता है डबल स्टार के साथ, बहुविखंडन, मल्टीपल फिजन, ये अलैंगिक जनन का तरीका मनुष्य में। अगला स्टार स्टूडेंट, और ये विभाजन होगा लीवर की सेल में, श्योर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनना। तो परजीवी यकृत में अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। परजीवी प्रारंभ में लीवर की सेल के भीतर अलैंगिक रूप से विभाजन कर वृद्धि करते हैं और कुछ उसके बाद स्टूडेंट बहुविखंडन जो होता है उसे शाइजोगोनी कहा जाता है। दोबारा मनुष्य में होने वाले अलैंगिक जनन को शाइजोगोनी कहा जाता है स्टूडेंट। तो अब आप शुरुआत से सुनना। स्पोरोजोइट पहले रक्त में आएगा, आने के बाद आधे घंटे में वो सबसे पहले लीवर की सेल में जाएगा। लीवर की सेल में स्टूडेंट वो विभाजन करेगा, अपने आकार में वृद्धि करके विभाजन करेगा, श्योर। और विभाजन करने के बाद स्टूडेंट लीवर की सेल के अंदर करीब 1000 मीरोजॉइट्स बन जाएंगे। मीरोजॉइट्स जो विभाजन वो करेगा उसे बहुविभाजन यानी शाइजोगोनी कहेंगे। प्लाज्मोडियम का अलैंगिक जनन करने का तरीका मल्टीपल फिजन, इंग्लिश में और हिंदी में बहुविखंडन होता है, और मनुष्य में इस बहुविखंडन को शाइजोगोनी कहा जाता है स्टूडेंट, डबल स्टार के साथ, श्योर। और इसकी फलस्वरूप लीवर की सेल में मीरोजॉइट्स बनते हैं। जी हाँ, मीरोजॉइट्स स्टूडेंट ये बन गए, ठीक है, ये मीरोजॉइट्स बन गए। और ये मीरोजॉइट्स अब लीवर की सेल फट जाती है और सारे मीरोजॉइट रक्त आ जाते हैं बाहर। इनमें से कुछ मीरोजॉइट अब आरबीसी पर आक्रमण करते हैं और बाकी पुनः लीवर की सेल पे काम करते हैं। लीवर में चलने वाले प्लाज्मोडियम के इस चक्र को प्रीरिथ्रोसाइटिक चक्र कहते हैं स्टूडेंट। जी हाँ, तो लीवर में चलने वाले प्लाज्मोडियम के चक्र को प्रीरिथ्रोसाइटिक चक्र कहते हैं। क्लियर? तो है ना। अब मीरोजॉइट्स आ गए, उन्होंने आरबीसी पर आक्रमण करा, तो आरबीसी पर आक्रमण करने वाले का नाम मीरोजॉइट्स है और लीवर की सेल में घुसने वाले का नाम स्पोरोजॉइट्स है। डन। अब आरबीसी में चक्र चलेगा, आरबीसी में चलने वाले चक्र को इरिथ्रोसाइटिक चक्र कहते हैं और लीवर में चलने वाले चक्र को प्रीरिथ्रोसाइटिक चक्र कहते हैं, डबल स्टार। लीवर में चलने वाले प्लाज्मोडियम के चक्र को प्रीरिथ्रोसाइटिक चक्र कहते हैं, ये लीजिए स्टूडेंट। और आरबीसी में होने वाले प्लाज्मोडियम के चक्र को इरिथ्रोसाइटिक चक्र कहते हैं। क्लियर? ये हमारे पास पॉइंट आ गया स्टूडेंट, पूरा जो मैं बोलना चाह रहा था आपको बिल्कुल परफेक्ट हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। क्लियर? अब आरबीसी में क्या हुआ साहब, आरबीसी में स्टूडेंट कौन एंटर करेगा? अगर मैं आपसे बात करूं तो मीरोजॉइट्स कहां जाएंगे? ये मीरोजॉइट्स, श्योर, ये कहां एंटर करेंगे? ये आरबीसी के अंदर एंटर करेंगे। मान लीजिए ये आरबीसी है, श्योर, इस आरबीसी में सबसे पहले मीरोजॉइट्स आएगा। डन मानो, है ना। आरबीसी में चला गया, मान लीजिए मीरोजॉइट्स ये चले गए, ये मीरोजॉइट्स हैं, ये आरबीसी में चले गए। क्लियर? आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, इसको आप ये दिस इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन मान लीजिए। ये आरबीसी में अंदर जाने के बाद मीरोजॉइट्स आकार में बड़े हो जाते हैं और वयस्क अवस्था बन जाती है, उसे ट्रोफोजॉइट कहा जाता है। तो स्टूडेंट अगली अवस्था में क्या होगा, जरा सपोर्ट मिल जाए। स्टार्ट, ये आरबीसी है, श्योर, और उसके अंदर स्टूडेंट आकार में इतना बड़ा हो जाएगा, ये मीरोजॉइट्स आकार में बड़े हो गए और ये बाहर हीमोग्लोबिन है स्टूडेंट, दिस वन। ये जो आकार में बड़ा हुआ इसका नाम कोई पूछे तो जवाब मिलेगा ट्रोफोजॉइट, ट्रोफोजॉइट। तो प्लाज्मोडियम की वयस्क अवस्था का नाम ट्रोफोजॉइट होता है, जो आरबीसी में होती है। अब ये ट्रोफोजॉइट हीमोग्लोबिन को ले लेगा, उसका भक्षण करेगा, श्योर। इसकी वजह से ट्रोफोजॉइट हीमोग्लोबिन को खाएगा, इसकी वजह से ट्रोफोजॉइट के अंदर स्टूडेंट हीमोग्लोबिन का अपचित भाग, उसका जो आयरन का अपचित भाग होगा, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, उसका अपचित भाग इस ट्रोफोजॉइट में दिखेगा, डबल स्टार के साथ स्टूडेंट। यानी अब अगर मैं बात करूं तो ये आरबीसी, दोबारा मान लीजिए मेरे पास ये आरबीसी है, श्योर,
और उस आरबीसी के अंदर स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो ये ट्रोफोजोइट है, आपने कहा यस सर। अब ट्रोफोजोइट में क्या होगा, उसमें स्टूडेंट ये इस तरीके से जो आपको बीच बीच में ये कण दिख रहे हैं, ये क्या है, इन्हें कहते हैं हिमेजॉइन कणिकाएं स्टूडेंट, डबल स्टार के साथ इन्हें हिमेजॉइन कणिकाएं कहा जाएगा। और ये हिमेजॉइन कणिकाएं कैसे बनी है, हिमेजॉइन कणिकाएं ये बनी है स्टूडेंट कैसे, ये हीमोग्लोबिन को खाने से बनी है, हीमोग्लोबिन का अपचित भाग है जो ट्रोफोजोइट में। अब ट्रोफोजोइट भी स्टूडेंट उसके अंदर विभाजन होगा, कौन सा, वही शाइजोगोनी, वही बहुविखंडन, और विभाजन होने से ट्रोफोजोइट के अंदर बन जाएंगे अनेक मीरोजॉइट्स स्टूडेंट, दोबारा बन जाएंगे बहुत सारे मीरोजॉइट्स। तो अगर मैं अगली व्यवस्था की बात करता हूं, आपसे थोड़ा सा सपोर्ट करना ये, तो अगला जो डायग्राम बनेगा उसमें क्या होगा स्टूडेंट, ये आरबीसी मान लीजिए, है ना, और इस आरबीसी में स्टूडेंट थोड़ा सा सपोर्ट आपका ये ट्रोफोजोइट, यस सर, ट्रोफोजोइट के अंदर ये कौन है, ये सर हिमेजॉइन ग्रेन्यूल्स, हिमेजॉइन कणिकाएं, यस सर, और उसके अंदर बन जाएंगे बहुत सारे, क्या कोई पूछे तो जवाब सर ये लो, ये मीरोजॉइट्स, ये मीरोजॉइट्स, ये मीरोजॉइट्स, ये कौन है कि सब मीरोजॉइट्स है, दोबारा इस तरीके से मीरोजॉइट्स बन जाएंगे स्टूडेंट, ये डन। एक बार और बोलने दो स्टूडेंट, ये मीरोजॉइट्स बन जाएंगे, यस सर। अब मीरोजॉइट्स बनकर तैयार, यानी अब आरबीसी के अंदर ट्रोफोजोइट है और उसके अंदर मीरोजॉइट्स और हिमेजॉइन कणिका है। थोड़ी देर बाद आरबीसी फट जाएगी, ट्रोफोजोइट फट जाएगा और मीरोजॉइट्स और हिमेजॉइन कणिका मुक्त हो जाएंगी रक्त में। जी हाँ स्टूडेंट, तो मीरोजॉइट्स आ जाएंगे और ये मीरोजॉइट्स नई आरबीसी जो होंगी उन पर आक्रमण करेंगे। तो इस तरीके से ये एरिथ्रोसाइटिक चक्र हो गई। एक बार और, लीवर से सेल से बनने वाले मीरोजॉइट आरबीसी पर आक्रमण करेंगे, आरबीसी के अंदर प्रवेश करके आकार में बड़ा हो जाएगा और वयस्क अवस्था बन जाएगी। प्लाज्मोडियम की वयस्क अवस्था को ट्रोफोजोइट कहा जाएगा। ये ट्रोफोजोइट आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन को उसको भक्षण करेंगे, जिससे ट्रोफोजोइट के अंदर हीमोग्लोबिन का अपचित भाग हिमेजॉइन कणिकाएं बनेगा, हिमेजॉइन कणिकाएं। अब स्टूडेंट ट्रोफोजोइट में शाइजोगोनी होगी, यानी बहुविखंडन होगा, जिससे कि वो स्टूडेंट बहुत सारे मीरोजॉइट्स बन जाएंगे। अब क्या होगा, अब आरबीसी फट जाएगी, ट्रोफोजोइट की कोशिका झिल्ली फट जाएगी और मीरोजॉइट्स और हिमेजॉइन कणिकाएं बाहर आ जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे स्टूडेंट। और स्टूडेंट जैसे रक्त में हिमेजॉइन कणिका आएंगी, इसी हिमेजॉइन कणिकाओं की वजह से स्टूडेंट जो है बहुत ठंड लगती है और मलेरिया के लक्षण आते हैं। मलेरिया का जो बुखार आता है और वो जो ठंड लगती है वो तब होगा जब रक्त में हिमेजॉइन कणिका आएंगी। जब एरिथ्रोसाइटिक चक्र पूरा होगा और रक्त में हिमेजॉइन कणिकाएं आएंगी तो व्यक्ति को ठंड लगेगी और स्टूडेंट रोगी व्यक्ति को ठंड लगकर बुखार आएगा। अच्छा, इधर मीरोजॉइट जो मुक्त हुए ये नई आरबीसी पर, स्वस्थ आरबीसी पर फिर आक्रमण करेंगे, दोबारा एरिथ्रोसाइटिक चक्र चलाएंगे। इस तरीके से मनुष्य में, लीवर में और आरबीसी में दोनों पर लगातार चक्र चलते रहेंगे स्टूडेंट, डबल स्टार के साथ। इधर आइए, हिमेजॉइन ग्रेन्यूल्स, लाल रक्त कणिकाओं के फटने के साथ ही एक टॉक्सिक पदार्थ हिमेजॉइन निकलता है, जो कि ठिठुरन और प्रत्येक 3 से 4 दिन के अंतराल से आने वाले उच्च ज्वर के लिए उत्तरदायी होता है। डबल स्टार। तो कोई पूछे कि मलेरिया रोग में ठंड लगना, ठिठुरन और तेज ज्वर का कारण क्या है? कारण है हिमेजॉइन कणिकाओं का रक्त में मुक्त होना। जब एरिथ्रोसाइटिक चक्र पूरा होगा और ये कणिकाएं रक्त में मुक्त होंगी, ये जहरीली कणिकाएं, हिमेजॉइन कणिकाएं, उससे फिर बुखार आएगा। मीरोजॉइट्स जो है वो आरबीसी में प्रवेश करते हैं स्टूडेंट, नई आरबीसी में, और बार बार एरिथ्रोसाइटिक चक्र चलाते हैं। अब स्टूडेंट इस तरीके से चक्र चलने के बाद जब प्लाज्मोडियम का लगता है कि अब पूरा हो गया है, तो अब स्टूडेंट मीरोजॉइट्स जो है वो आरबीसी में एक नए अवस्था बनाते हैं जिसे गैमेटोसाइट अवस्था कहते हैं। गैमेटोसाइट अवस्था प्लाज्मोडियम की लैंगिक अवस्था है, जिसका परिवर्तन मनुष्य के शरीर में नहीं हो सकता है। इसके लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए गैमेटोसाइट मनुष्य की आखिरी अवस्था है। अब प्लाज्मोडियम को बाहर जाना है मनुष्य के शरीर से, नहीं तो अगर गैमेटोसाइट अवस्था मनुष्य के शरीर में रुक जाती है तो वो समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बोला है मैंने, दोबारा बोल रहा हूं, फिर मेरी बात को थोड़ा ढंग से सुनना। तो सबसे पहले एक बार और स्टूडेंट, अब गैमेटोसाइट अवस्था है और वो नर और मादा दोनों युग्मक बनते हैं, गैमेटोसाइट बनते हैं। तो स्टार्ट, मीरोजॉइट्स आरबीसी में प्रवेश करते हैं और गैमेटोसाइट अवस्था में विकसित हो जाते हैं। डबल स्टार। गैमेटोसाइट अवस्था 2 प्रकार की होती है, मादा गैमेटोसाइट यानी फीमेल गैमेटोसाइट और मेल गैमेटोसाइट स्टूडेंट, डबल स्टार के साथ। फीमेल गैमेटोसाइट और मेल गैमेटोसाइट दोनों बन जाते हैं नर युग्मक जनक और मादा युग्मक जनक। डन। और ये मनुष्य के रक्त में रहते हैं
और ये बहते बहते मनुष्य की त्वचा के नीचे स्थित रक्त वाहिनियों में आ जाते हैं जी। और अब जैसे कोई मादा एनोफिलिस मच्छर मनुष्य का रक्त चूसने के लिए आती है तो ये रक्त के साथ उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो मच्छर में रक्त के साथ जो अवस्था गई वो गैमेटोसाइट अवस्था है। जी हाँ स्टूडेंट, डबल स्टार के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो अब एक बार मनुष्य में प्लाज्मोडियम का पूरा एक बार स्टोरी के सुन लेते हैं हम लोग। स्टूडेंट, जब कोई संक्रमित मादा एनोफिलिस मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो उसका रक्त चूसने के लिए वो अपनी लार मिलाती है। पहले उस लार में होते हैं स्पोरोजोइट जो उसके रक्त में आ जाते हैं। मनुष्य के लिए प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था स्पोरोजोइट है। अब ये स्पोरोजोइट आधे घंटे में लीवर में पहुंच जाते हैं और लीवर की सेल्स पर आक्रमण करते हैं। मनुष्य में प्लाज्मोडियम दो जगह पर आक्रमण करता है, एक लीवर की सेल और उसके बाद आरबीसी पर। लीवर की सेल में स्टूडेंट ये प्री इरिथ्रोसाइटिक चक्र चलाता है जिसके रिजल्ट बनता है हर साइकिल के बाद 1000 मीरोजॉइट्स मुक्त होते हैं लगभग, और ये मीरोजॉइट्स अब आरबीसी पर आक्रमण करते हैं। आरबीसी में अंदर स्टूडेंट मीरोजॉइट्स पहले वयस्क अवस्था ट्रोफोजॉइट बनाते हैं और वो हीमोग्लोबिन का भक्षण करती है, हीमोग्लोबिन को खाती है स्टूडेंट, और खाने के बाद जो उसका अपचित पदार्थ होता है वो हीमोजॉइन कणिकाएं बनती है। और उसके बाद आरबीसी की और ट्रोफोजॉइट की कोशिका फटने से हीमोजॉइन कणिकाएं और मीरोजॉइट्स रक्त में मुक्त होते हैं। जो आने वाले मीरोजॉइट्स है वो नई स्वस्थ आरबीसी पर आक्रमण करते हैं और हीमोजॉइन कणिकाओं के कारण ठिठुरन होती है और बुखार आता है। इस तरीके से बार बार इरिथ्रोसाइटिक चक्र चलता है और बुखार आता है। उसके बाद मीरोजॉइट्स एक नई अवस्था बनाते हैं जिसे गैमेटोसाइट कहते हैं। ये प्लाज्मोडियम की अंतिम अवस्था मनुष्य में। ये दो प्रकार के गैमेट होते हैं, एक मेल गैमेटोसाइट, एक फीमेल गैमेटोसाइट। और अब ये रक्त के साथ रक्त में रहते हैं। अब जब कोई मच्छर इस रोगी व्यक्ति का खून चूसता है तो ये गैमेटोसाइट उसके शरीर के अंदर चले जाते हैं। तो मनुष्य के अंदर प्लाज्मोडियम आता है स्पोरोजॉइट्स के रूप में और निकलता बाहर गैमेटोसाइट अवस्था के रूप में। डन, यानी मादा एनोफिलिस मच्छर के लिए संक्रामक अवस्था गैमेटोसाइट अवस्था है। श्योर। अब ये गैमेटोसाइट मादा एनोफिलिस में चले जाएंगे स्टूडेंट। ये देखिएगा स्टार्ट। अब मादा एनोफिलिस में जीवन चक्र मच्छर के लिए प्लाज्मोडियम के संक्रामक अवस्था गैमेटोसाइट है। मादा एनोफिलिस रक्त के साथ युग्मक जनकों को अंदर ले लेती है। उसके बाद स्टूडेंट नर और मादा दोनों युग्मक जनन यानी गैमेटोसाइट मादा एनोफिलिस की आंत्र में यानी कि इंटेस्टाइन में पहुंच जाते, स्टूडेंट वहां पहुंच जाते हैं आहारनाल में। और जब वो आहारनाल में स्टूडेंट ये मादा एनोफिलिस है तो उसकी आहारनाल में एक क्रॉप होता है, उसका आमाशय। जी हाँ, ये क्रॉप आमाशय। यहाँ नर और मादा गैमेटोसाइट दोनों आ जाते हैं। ये गैमेटोसाइट, ये देखिए गैमेटोसाइट, और ये दोनों का समेकन हो जाता है, उससे जाइगोट बन जाता है यानी डबल स्टार। फिर प्लाज्मोडियम में निषेचन कहाँ होता है? प्लाज्मोडियम में निषेचन मच्छर की आहारनाल में होता है, उसके आमाशय में होता है और उससे द्विगुणित जाइगोट बनता है। प्लाज्मोडियम में निषेचन कहाँ होता है? निषेचन होता है मच्छर की आहारनाल में। जी हाँ स्टूडेंट, आमाशय में। और अब ये यहाँ बन गया। अब स्टूडेंट ये जो बना है जाइगोट, ये जाइगोट अगतिशील होता है, गोलाकार होता है, तो ये तुरंत क्रमी समान एक नुकीली रचना में परिवर्तित हो जाता है, दीर्घीकृत रचना में। कुछ इस तरीके से ये और इस दीर्घीकृत रचना को उकाइनीट के नाम से बुलाया जाता है। ये लीजिए, आज इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाना आपको, उकाइनीट। इस दीर्घीकृत रचना को उकाइनीट कहते हैं, जो आमाशय की भित्ति को भेद कर स्टूडेंट आमाशय की सतह पर आ जाता है उकाइनीट, और वह आमाशय की सतह पर उकाइनीट आ जाता है स्टूडेंट, आ गया, और फिर वापस गोलाकार हो जाता है और आमाशय की सतह पर ऐसे गोलाकार रचना बन जाती है। इस गोलाकार रचना को ऊसिष्ट कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं सारे। दोबारा, एक मादा एनोफिलिस मच्छर ने किसी रोगी व्यक्ति का खून जब चूसा है स्टूडेंट, तो उसके साथ गैमेटोसाइट उसके अंदर चले गए और गैमेटोसाइट उसके यहाँ आ गए आमाशय में, आहारनाल में, और यहाँ नर और मादा गैमेटोसाइट में समेकन हुआ जिससे निषेचन का। तो आज के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लाज्मोडियम का निषेचन और परिवर्धन जो है मादा एनोफिलिस की मच्छर की आहारनाल में होता है, आमाशय में होता है, जिससे जाइगोट बनता है। ये जाइगोट फिर एक क्रमी समान दीर्घित उकाइनीट में बदलता है, जो आमाशय की भित्ति को भेदकर आमाशय की सतह पे चला जाता है और वहां वो उकाइनीट ऊसिष्ट में बदल जाता है, गोलाकार ऊसिष्ट, और उसी ऊसिष्ट के अंदर विभाजन होता है और तब बनते हैं बहुत सारे स्पोरोजॉइट, और ये स्पोरोजॉइट मुक्त हो जाते हैं देहगुहा में यहाँ, और यहाँ से बहते हुए जो है मच्छर की लार ग्रंथियों में जाके संग्रहित हो जाते हैं, और अब लार ग्रंथि में संग्रहित रहते हैं। अब ये मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा स्टूडेंट, तो ये स्पोरोजॉइट उसके शरीर में डाल दिए जाएंगे। तो
इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इस तरीके से जीवन चक्र हुआ। देखिएगा, निषेचन और परिवर्धन मच्छर की आहार नाल में होता है स्टूडेंट, आंत्र में नहीं, आहार नाल में होता है। आमाशय जिसे कहते हैं, डबल स्टार। निषेचन के बाद मच्छर के आमाशय में द्विगुणी जायगोट बनता है। यस। अगला पॉइंट, जायगोट दीर्घी को गतिशील हो जाता है, इसे उकाइनिट कहते हैं। उकाइनिट आमाशय की सतह पर गोलाकार ऊसिष्ट में बदल जाता है। इसी ऊसिष्ट के अंदर स्पोरोजोइट्स बनते हैं जो मच्छर की देहगुहा में मुक्त हो जाते हैं। परिपक्व स्पोरोजोइट आंत्र से निकलकर मच्छर की लार ग्रंथियों में चले जाते हैं। डबल स्टार। श्योर। और लार ग्रंथि में संग्रहित हो जाते हैं। अब जब मच्छर दूसरे मानव को काटता है तो स्पोरोजोइट उसके शरीर में चले जाते हैं। इस तरीके से प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र है स्टूडेंट। यानी जरा सुनना, मच्छर के अंदर प्रवेश किसने करा? मच्छर में प्रवेश करा गैमेटोसाइट ने, नर मादा गैमेटोसाइट ने। निषेचन हुआ आहार नाल में, आमाशय में, जाइगोट बना। जाइगोट के बाद स्टूडेंट उकाइनिट बना। उकाइनिट ऊसिष्ट में बदला, ऊसिष्ट में विभाजन हुआ, स्पोरोजोइट्स बने। स्पोरोजोइट देहगुहा में मुक्त हुए, लार ग्रंथि में गए, संग्रहित हो गए। अब इस मच्छर ने काटा किसी को तो स्पोरोजोइट्स मानव में चले गए। डबल स्टार। और ये हुआ पूरा कंप्लीट हमारे पास प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। एनसीईआरटी में कम दिया हुआ, हमने बढ़िया ले लिया, तैयार। तो कौन सी अवस्था किसमें क्या, मुझे पूरा परफेक्ट लग रहा है। यहां तक एक बार और रिवीजन कराना चाहूंगा आपको, रिवाइज प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम द्विपोषिकीय है। यस सर। जीवन चक्र दो पोषक, मानव और मादा एनोफिलीज मच्छर में पूर्ण होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर इसका वाहक है। अलैंगिक जनन होता है मनुष्य में, और मादा एनोफिलीज में लैंगिक जनन होता है। इसमें अलैंगिक जनन बहुविखंडन विधि से होता है, जिसे शाइजोगोनी कहते हैं। मनुष्य में होने वाले अलैंगिक जनन को शाइजोगोनी कहा जाता है। मानव में प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था स्पोरोजोइट्स है। मच्छर के लिए प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था गैमेटोसाइट है। प्लाज्मोडियम का निषेचन मच्छर की आहार नाल में होता है। डबल स्टार। क्लियर। मनुष्य में प्लाज्मोडियम दो जगह आक्रमण करता है, पहले लीवर की सेल पे, फिर आरबीसी पर। आरबीसी में प्लाज्मोडियम के चलने वाले चक्र को इरिथ्रोसाइटिक चक्र कहते हैं। मलेरिया रोग में जो ज्वर और जो ठंड लगती है उसका कारण हिमेजॉइन कणिका है। जब भी वो रक्त में मुक्त होगी, ठिठुरन होगी और बुखार आएगा। ये टॉक्सिक पदार्थ है हिमेजॉइन कणिका, जो हीमोग्लोबिन का अपचित पदार्थ है। प्लाज्मोडियम की वयस्क अवस्था ट्रोफोजोइट है, जो आरबीसी के अंदर बनती है। डबल स्टार। प्लाज्मोडियम टॉपिक डन। श्योर। अब स्टूडेंट एक और बात सुनना, प्रोटोजोआ से दो बीमारियां, अमीबियासिस, अमीबिया पेचिश और मलेरिया, दो पढ़ ली हमने। ये देखिए, प्रोटोजोआ जनित रोग, मलेरिया एनसीईआरटी में दिया है, हमने ले लिया। अमीबिया पेचिश एनसीईआरटी में दिया, हमने ले लिया। इसका कारक प्लाज्मोडियम, हमने पढ़ लिया, बिल्कुल बढ़िया। प्लाज्मोडियम। इसका कारक स्टूडेंट एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, हमने इसको भी पढ़ लिया। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, हमने इसको पढ़ लिया। तो अमीबिया पेचिश हो गया और ये हो गया। ये दोनों एनसीईआरटी में दिया, हमने बिल्कुल बढ़िया ले लिए। ये डाइजेनेटिक होता है प्लाज्मोडियम, द्विपोषिकीय स्टूडेंट, द्विपोषिकीय डाइजेनेटिक। और ये मोनोजेनेटिक होता है एंटमीबा, एक कोशिकीय। डन। अब बारी आती है स्टूडेंट, एक दो और बताता हूं आपको, एनसीईआरटी में नहीं पर सुनना आप स्टार्ट। एक होता है अफ्रीकी निद्रा रोग, ये भी प्रोटोजोआ की वजह से होता है, ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ। जी हाँ स्टूडेंट, ट्रिपैनोसोमा एक प्रोटोजोआ है, एक कोशिकीय, उसकी वजह से एक रोग होता है अफ्रीकी निद्रा रोग। ट्रिपैनोसोमा भी द्विपोषिकीय है स्टूडेंट। इसका एक पोषक तो मनुष्य है और दूसरा पोषक स्टूडेंट इसका जो होता है वो सीसी फ्लाई, एक कीट है स्टूडेंट। तो इसके रोग जनक का नाम कोई पूछे तो ट्रिपैनोसोमा, अफ्रीकी निद्रा रोग, नॉलेज के लिए। यह इसका स्टूडेंट ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है स्टूडेंट, है ना। इसका कोई वाहक पूछे स्टूडेंट, वाहक आज के बाद, तो वाहक इसका सीसी फ्लाई स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीसी फ्लाई। ये ठीक है, ये सबसे पहले रक्त में आएगा, उसके बाद ये स्टूडेंट प्रमस्तिष्क मेरुद्रव में चला जाता है। अगला आएगा काला अजर रोग। यस स्टूडेंट, ये भी एक प्रोटोजोआ की वजह से होता है और इस प्रोटोजोआ का नाम होता है लेशमानिया।
लेशमानिया डोनोवानी जिसे कहते हैं प्रोटोजोआ, उसकी वजह से होता है काला जर रोग, डम डम फीवर, बहुत तेज बुखार होता है, हाथ पैरों में दर्द होता है स्टूडेंट। और ये भी एक द्विपोषिकी होता है, इसका वाहक अगर पूछे तो वो भी एक कीट है, सैंड फ्लाई स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आइए प्रोटोजोआ से 4 रोग बढ़ा रहा हूं। मलेरिया पढ़ा दिया, द्विपोषिकी है, रोगजनक का नाम प्लाज्मोडियम। अमीबिया पेचिश एक पोषिकी, रोगजनक का नाम एंटमीबा स्टोलाइटिका, एकल पोषिकी है मनुष्य में, आंत्र का परजीवी। तीसरा अफ्रीकी निद्रा रोग, रोगजनक का नाम ट्रिपैनोसोमा, द्विपोषिकी है, एक पोषक मनुष्य है, एक वाहक सीसी फ्लाई। चौथा काला जर रोग, द्विपोषिकी है, रोगजनक का नाम लेशमानिया, द्विपोषिकी है, एक पोषक मनुष्य है और एक वाहक है सैंड फ्लाई। तो प्रोटोजोआ के रोग भी कंप्लीट, जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग और प्रोटोजोआ के रोग कंप्लीट स्टूडेंट।